Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome to CA Intermediate Group 2 classes for Financial Management. एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब ये नाम आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो एक वर्ड सुनाई देता है मैनेजमेंट। 12th में मैनेजमेंट के बारे में थ्योरी पढ़ी थी। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक थ्योरी सब्जेक्ट है। इट्स प्योरली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोस्तों, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके कोर्स का पेपर नंबर 8 है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। साठ नंबर का ये पोर्शन है दोस्तों और 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस है। आई विल बी टेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम जिस चीज के लिए मिले हैं वो ये 60 नंबर वाला पोर्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? सो इट्स गुड टू सी ऑल द स्माइलिंग फेसेस बैक। इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के एग्जाम्स दे आए हैं कुछ लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं कुछ लोगों ने अभी। सो एक इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी हम जो रोल निभाते हैं फाइनेंस फील्ड के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? तो बिफोर आई मूव ऑन टू क्या क्या हमारे सब्जेक्ट के अंदर पार्ट है, सिर्फ इस नाम को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप सबने 12th में बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट पढ़ा था दोस्तों। कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज मैनेजमेंट? जो भी अपने वर्ड्स में, व्हाट इज मैनेजमेंट? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये डेफिनेशन जरूर सुनी होगी आप लोगों ने। और कुछ एक वो और भी कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऐसा कुछ पढ़ा था दोस्तों। किस चीज को कंट्रोल करना है, किस चीज को डायरेक्ट करना है दोस्तों? ऑर्गेनाइज करना है। और रिसोर्सेज, हम जब मैनेजमेंट की बात करते थे, मैनेजमेंट एक ब्रॉडर फंक्शन था जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने की बात होती थी। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सब्जेक्ट के टाइटल पे ही पहले मैं बेटा इस वर्ड को ऐसे समझता हूं, पूरी जिंदगी के लिए याद करने के लिए कि क्या मतलब है इसका, मैं इस वर्ड से ही इसका मतलब निकालता हूं। आई रीड दिस वर्ड एज दिस वर्ड इज मैनेजमेंट ही है दोस्तों। मैं इस वर्ड का मतलब ऐसे समझता हूं दोस्तों। मैनेज मींस जो आपने बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब मैनेज है, चीजों को मैनेज करना। मेन मींस रिसोर्सेज, वैसे मेन ह्यूमन रिसोर्स को सिग्निफाई करता है। आई टेक इट लाइक ऑल रिसोर्सेज। एंड टी मींस टैक्टफुल मैनर। टैक्टफुल का मतलब क्या होगा दोस्तों? तो सन्नाटा छा गया जैसे। अच्छा, अंग्रेजी वर्ड है हाँ, बट इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग है नहीं? ओहो सॉरी। टैक्टफुल मींस दोस्तों समझदारी से। हम सारे रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं समझदारी से, तो अपने रिसोर्सेज को टैक्टफुली मैनेज करना, दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। आपने भी यही बोला, इट्स आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज करना, काम उनसे निकलवाना। बच्चे ने कहा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या था दोस्तों? मैनेज करना। किन चीजों को? अपने रिसोर्सेज को एक इस तरह से कि वो एक एफिशिएंट, इफेक्टिव वे हो, रिसोर्सेज सारे ढंग से यूज हो जाए। यही मतलब था दोस्तों। हम इस वर्ड से ही इसका मतलब निकाल सकते हैं, टू मैनेज योर रिसोर्सेज इन अ टैक्टफुल मैनर। कुछ बात समझ आती है? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? वी आर डीलिंग विद मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को टैक्टफुली मैनेज कर लेना, दैट्स टर्म्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट एवरीवन? नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता क्या है। मुझे बताइएगा, क्या 12th के अकाउंट्स में आप लोगों ने 12th के अकाउंट्स या फाउंडेशन या ग्रुप 1 के अंदर क्या आप लोगों ने पढ़ा था दोस्तों शेयर इशू की एंट्रीज? तो जरा बता दीजिए। कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशन मंगवाई है, एंट्री क्या है? कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए वाला शेयर 10 में इशू किया है, 10 वाला शेयर 10 में, एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगवाए हैं, एंट्री बोलिए। शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के टाइम पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एटसेट्रा एटसेट्रा।
हमने आज तक जो किया है वो एंट्रियां हैं दोस्तों, अकाउंटिंग की। ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। बट क्या बिजनेस में कोई ये डिसाइड करता होगा कि हमें पैसा कितना चाहिए? एवरीवन, शेयर कैपिटल क्यों रेज की थी दोस्तों? क्योंकि यू नीडेड फंड्स, पैसा चाहिए था। क्या कोई ये डिसाइड करता होगा पैसा कितना चाहिए? क्या कोई ये डिसाइड करता होगा कि पैसा शेयर्स के थ्रू आना है या डिबेंचर्स के थ्रू आना है? अगर शेयर्स के थ्रू आना है तो इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना? अगर डेट के थ्रू आना है तो लॉन्ग टर्म कितना, शॉर्ट टर्म कितना? क्या कोई ये डिसाइड करता होगा? मान लीजिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें पैसा शेयर से रेज करना है और शेयर्स भी इक्विटी शेयर्स रेज करने हैं, तो क्या ये डिसाइड करना होता होगा शेयर 10 वाला है, 10 में इशू करना है या 12 में इशू करना है या 15 में इशू करना है? क्या प्राइस पे कोई डिसाइड करता होगा? ये सब काम एक बिजनेस में कौन करेगा दोस्तों? ऑल दीज आर रोल्स ऑफ फाइनेंस मैनेजर। ये सब डिसीजंस, पैसा कहां से लाना है, पैसा जो आएगा वो कैपिटल की फॉर्म में होगा या डेट की फॉर्म में होगा? कैपिटल इक्विटी होगी, प्रेफरेंस होगी, डेट लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, बैंक से रेज करेंगे या डिबेंचर इशू करेंगे, पार पे इशू करेंगे, प्रीमियम पे इशू करेंगे? ऑल दीज डिसीजंस आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो हमने आज तक इस रिसोर्स के बारे में जो बातें करी है वो सिर्फ उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट है, लेकिन अकाउंटिंग एस्पेक्ट से पहले होती है डिसीजन मेकिंग। क्या करना है, ट्रांजैक्शन कौन सी अंडरटेक करनी है, उन सब चीजों के लिए जो डिसीजन मेकिंग की जाती है वो इस दायरे में आती है, व्हिच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना, वो सारा काम यहाँ पे किया जाता है। क्या हम सबने ऐसी भी अकाउंटिंग करी दोस्तों? एक मशीन खरीदी है, 10 लाख रुपए की मशीन, एंट्री बोलिए मशीन टू कैश। बट क्या मशीन कौन सी खरीदनी है उसका डिसीजन भी बिजनेस में लेता होगा? जब आप किसी सप्लायर से मशीन खरीदने जाते हैं तो अगर सप्लायर ने कहा ये मशीन 10 लाख की है, क्या आप 10 लाख में ही खरीद लेंगे या नेगोशिएशन भी करेंगे? वो सब चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दायरे में आती है। कहां पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है। यू नो, आप अपने घरों में एग्जांपल लेके देखिए, अगर हमें एक टीवी खरीदना होता है तो क्या जो भी पहला टीवी सामने आता है वही खरीद लेते हैं, या हम भी 10 स्टडीज करते हैं कौन सी ब्रांड, उसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या फीचर्स हैं, प्राइस कंपैरिजन के बाद भी हम लोग देखते हैं क्रोमा में सस्ता मिल रहा है या रिलायंस में सस्ता मिल रहा है। क्या ये सब चीजें देखी जाती है दोस्तों? तो बिजनेस में भी एग्जैक्टली यही सब काम होते हैं। पैसा लाना कहां से है, पैसा लगाना कहां है, कितना पैसा कौन से एसेट में लगाया जाए, वो सब चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दायरे में आती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहां पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। हमारी वैल्यू दोस्तों एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी वैल्यू सिर्फ अकाउंटिंग के लिए नहीं होती कि हम अच्छे अकाउंटेंट्स होते हैं। अकाउंटिंग जो होती है वो नॉर्मली पोस्ट फैक्टर होती है, ट्रांजैक्शन हो गई उसके बाद आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है दोस्तों। वैल्यू है डिसीजन मेकिंग की। जहां बाकी लोग घबराते हैं डिसीजन लेते हुए, हम लोग अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो डिसीजन ले सकते हैं, और जो डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस में उसका एक मेजर हिस्सा इस दायरे में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दायरे में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, आपके करियर्स के लिए, एग्जाम के लिए। तो ऑफ कोर्स 8वां पेपर है, आखिरी पेपर है, तो हम कहते हैं जो चीज अच्छे ढंग से खत्म कर दी जाए, ऑल दैट एंड्स वेल, हमें करना है एंड वेल दोस्तों, क्योंकि पेपर, हर पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एवरी पेपर इज इंपॉर्टेंट। और ग्रुप 2 के अंदर, जैसा आपको शायद पिछले पेपर के टाइम में बताया था, 240 नंबर की थ्योरी है ग्रुप 2 के अंदर, 160 नंबर प्रैक्टिकल है, उसमें से 60 नंबर ये है। एंड बिलीव मी, 60 में से एक भी नहीं कर सकता है, ये इतना मजेदार पेपर है। ठीक है दोस्तों, एवरीवन, बढ़ा सकता हूं आगे एवरीवन, ऑल ऑफ यू। अच्छा, आप बताइए, जब आप सीए बन जाएंगे तो क्या काम करना चाहेंगे आफ्टर सीए? व्हाट डू यू थिंक आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या काम करेंगे दोस्तों? अब तो बहुत सारी बातें होगी, यू नो, 1.5 साल हो गया अब सीए में आए हुए, 1.5 साल। सीए बनने के बाद क्या? टैक्सेशन प्रैक्टिस करेंगे अपनी, हाँ, या कहीं किसी सीए फर्म में जॉब कर रहे होंगे, टैक्सेशन ऑडिट्स कर रहे होंगे। क्या और भी कोई काम कर सकते हैं? कंसल्टेंसी कर सकते हैं, और क्या इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं दोस्तों? इंडस्ट्री मींस किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कंपनी में क्या रोल होगा आपका दोस्तों? कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कंपनी में जो भी आप काम करते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे टॉप पोजीशन जो आप अचीव करना चाहते हैं वो होती है सीएफओ या डायरेक्टर फाइनेंस की। सीएफओ इज वो जो है ना दोस्तों, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही हेड होता है। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपको किसी भी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनीज जो आप सुनते हैं, उनकी नंबर 1 पोजीशन तक
डिसीजन मेकिंग पहुंचाएगी, जो ये सब्जेक्ट है, राइट? अब आप देखिए, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, ऑडिट सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। ऑडिट हमारे लिए रिजर्व है कि कंपनी को ऑडिट करना है तो वो सिर्फ एक सीए कर सकता है। टैक्सेशन और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम टैक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। कोई भी टैक्स हो जाए, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, पहली प्रेफरेंस सीएस के लिए होती है दोस्तों, क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, जिस वजह से हम उस एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं। अकाउंटिंग ऑफ कोर्स हमसे ऊपर कोई नहीं अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन हम लोग नॉर्मली नंबर 1 है दोस्तों। बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस फील्ड में ये रिजर्व नहीं है किसी के लिए कि सिर्फ सीए करेगा। हालांकि हम लोग इसमें भी नंबर 1 होते हैं, बट ये एक ऐसा एरिया है जहां पे और भी कोई है जो हमें बहुत स्टिफ कंपटीशन देता है। कौन? एमबीए फाइनेंसर्स। जो एमबीए फाइनेंस होते हैं दोस्तों, वो लोग भी इस एरिया में टॉप पोजीशंस पे होते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज के अगर आप सीएफओस देखेंगे, वो या तो सीए होंगे या एमबीए फाइनेंसर्स होंगे। तो इसका मतलब एमबीए फाइनेंस भी इस एरिया में हमें बहुत स्टिफ कंपटीशन देता है। क्यों? वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, उस चीज के एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। उस चीज को सीखते सीखते साथ ही उनके पास एक एडवांटेज और होता है दोस्तों, प्रेजेंट करने वाला, प्रेजेंटेशंस देने वाला, कि चीजें जो हमने डिसीजन लिए हैं वो किसी को प्रेजेंट भी किया जा सके। हम सीएस नॉर्मली कुछ चीजों में थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। आज का टाइम ऐसा नहीं है दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि सीएस किस चीज में लैग करते हैं, खासकर दिल्ली में बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो मुझे नहीं लगता इन चीजों में लैग करते हैं दोस्तों। ऑफ कोर्स कुछ बैकवर्ड एरियाज में भी सीए ऑल इंडिया बेसिस पे हो रहा है दोस्तों, तो कुछ लोग होंगे जो इन चीजों में लैग करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में लैग करते हैं या प्रेजेंटेशन स्किल्स में लैग करते हैं। आप लोग उनमें से नहीं हो दोस्तों। When a person like you stand up and has the knowledge and then deliver, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी कि एक एमबीए फाइनेंस और सीए खड़ा है तो किसको पहले चूज करना है। 100% सीए चूज होता है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है दोस्तों, हम लोग इतने सारी चीजों की नॉलेज लेके चलते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आने वाले डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं, हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। हम अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे वेल जजमेंटल डिसीजंस ले पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता क्या क्या है। बट क्या ये मैनेजमेंट वाली बात समझ आती है सबको? एक बात ऑल ऑफ यू लिखिए दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। श्री गणेश कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट का नया सब्जेक्ट है दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिखिए financial management refers to financial management refers to हाइफन डाल के लिखिएगा दोस्तों, forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, and controlling controlling arrangement and utilization of financial resources of an organization keeping in view the financial objective of the enterprise or of the organization. तो क्या ये डेफिनेशन का ये वाला हिस्सा वही मैनेजमेंट के फंक्शन से आ रहा है दोस्तों? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही सब चीजें हैं। और कौन से रिसोर्स को? फाइनेंशियल रिसोर्स। दैट्स व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और भी कुछ लिखा है,
इसे हर एक वर्ड को समझने की जरूरत है दोस्तों। तो आइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मींस फ्यूचर रिक्वायरमेंट को एंटिसिपेट करना। आप बताइए दोस्तों, क्या हम बस ऑल ऑफ अ सडन किसी दिन जानेंगे आओ शेयर कैपिटल से 10 लाख रुपए रेज कर लेते हैं, ऐसा होगा? या पहले आप प्लान करेंगे कि हमें कितने पैसे की जरूरत है, पैसा किस लिए चाहिए, कहीं इन्वेस्ट करना है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए कितने फंड्स की जरूरत है, कितना पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है और कितना पैसा बाहर से रेज करने की जरूरत है। तो फर्स्ट यू फोरकास्ट योर रिक्वायरमेंट्स, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड। देन कम्स जो फंड्स की जरूरत है वो फंड्स कहां से अरेंज करने हैं, प्लानिंग करना उसके बारे में, कब रेज करना है, कहां से रेज करना है, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुअली में फंड्स को ऑर्गेनाइज करना, फंड्स को अरेंज करना। ये दोनों चीजें प्लानिंग फेज का पार्ट है दोस्तों। रिक्वायरमेंट एस्टिमेट किया, कहां से लाना है, वो सब प्लान्स बनाए और उसके बाद एक्चुअली उसे अरेंज किया पैसे को। अब जो पैसा आ गया है उस पैसे का क्या करेंगे दोस्तों? देख देख के खुश होंगे कितना पैसा है, ऐसा क्या करेंगे उस पैसे का दोस्तों? उस पैसे को चैनलाइज करेंगे, कहीं यूटिलाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि कहां वो पैसा इन्वेस्ट होना है, मशीनों में लगाना है, वर्किंग कैपिटल में लगाना है, कहीं इन्वेस्ट करना है। डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, यहां तक दोस्तों पैसा आ गया, पैसा लगा दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं ये दोनों, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने एक जगह पैसा इन्वेस्ट किया है दोस्तों, उससे मिलता जुलता या उसको सपोर्ट करता हुआ और भी कोई बिजनेस प्रपोजल है, क्या वहां भी पैसा लगा दूं जिससे इस बिजनेस को सपोर्ट मिल जाए? कर सकता हूं दोस्तों। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ये जितनी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं दोस्तों, टेलीकॉम कंपनीज आपको मोबाइल नेटवर्क जो प्रोवाइड करती हैं, साथ ही टावर बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट करती हैं। टावर्स जगह जगह देखते हो दोस्तों, ये अलग बिजनेस है दोस्तों, अलग अलग कंपनीज है, ये लोग इन्वेस्ट करती हैं। क्यों? वो टावर्स भी तो इन्हीं के लिए चाहिए। जो सैटेलाइट से सिग्नल्स आ रहे हैं, ट्रांसपॉन्डर उन सिग्नल को रिसीव करके मैग्नीफाई करते हैं ताकि आप लोग मोबाइल यूज कर पाए। तो वो टावर्स जो लगाने हैं जगह जगह, उसके लिए टेलीकॉम कंपनीज टावर बिजनेस में भी एंटर करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, शायद ज्यादा बेटर रिलेट कर पाए। नहीं, ज्यादा बेटर का मतलब ये नहीं कि आप लोग उसे यूज करते हो, बट फिर भी अगर आप समझ पाए। एक कंपनी है दोस्तों आईटीसी, नाम सुना आप लोगों ने? मेरे मुंह से ग्रुप 1 में थे उन्होंने बहुत बार सुना होगा। बट देन किस काम में है कंपनी? बहुत सारे कामों में। मेन काम है सिगरेट्स, बट आईटीसी मंगलदीप अगरबत्ती भी बनाती है, राइट? आईटीसी गॉट इनटू मैचस्टिक बिजनेस आल्सो दोस्तों। क्यों? अब जिसको सिगरेट चाहिए या अगरबत्ती जलानी है, दोनों चीजों को जलाने के लिए मैचस्टिक चाहिए दोस्तों। यस और नो? तो आईटीसी थॉट एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दूसरी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है जो सपोर्टेड मॉडल चले। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो साथ में कोऑर्डिनेटेड मूव में चलाओ ताकि इन्वेस्टमेंट्स के सिनर्जीज के इफेक्ट्स हम ड्रॉ कर सके। एक जगह साइलोज में इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी आए कि एक इन्वेस्टमेंट दूसरी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करे, रिटर्न्स मैग्नीफाई किए जा सके। तो जो पैसा आपने अरेंज किया, जो डायरेक्ट किया, चैनल्स में इन्वेस्ट किया, उसे कोऑर्डिनेट भी कीजिए। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब दोस्तों क्या है? जब हम पैसा कहीं लगाते हैं दोस्तों, सोच के देखिएगा, क्या डिसीजन लेते हैं कहां पैसा लगाना है और उसके बाद पैसा लगाते हैं, क्या हमारे डिसीजन गलत भी हो सकते हैं? यस और नो? तो इतना सेंटी नहीं हो जाना दोस्तों। अगर कोई डिसीजन गलत हो गया है तो कंट्रोल भी करना है, यानी ऐसा नहीं कि अंदर कुआं है डालते जाइए। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट गलत भी हो गई है तो उसे रोकने की भी जरूरत है, विड्रॉ करने की भी जरूरत है। तो यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ओवर वेयरएवर योर फंड्स आर बीइंग इन्वेस्टेड, कहां से पैसा आ रहा है, कहां कर। आपको याद है एक चीज पढ़ी आपने लॉ में शायद, बायबैक। पैसा अरेंज कर लिया था लोगों से, अब आप वापस कर रहे हैं। इक्विटी तो परमानेंट आपकी होती है, तो बायबैक करने की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? वापस करने की तो जरूरत नहीं होती इक्विटी को, फिर भी आप बायबैक करते हैं, लॉ में पढ़ते हैं। आप ऐसा क्यों किया जाता है? कोई बता सकता है दोस्तों? बायबैक क्यों? अब हमने पैसा अरेंज कर लिया दोस्तों, आज हमारे पास पैसा फालतू पड़ा है, इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, क्या पैसा अपने हाथ में रख के बैठ जाए? पैसा हमेशा इन्वेस्ट किया जाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए या बाहर इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है इन्वेस्ट करने की। जिसने पैसा दिया है क्या वो भी कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है? यस और नो एवरीवन? तो कैपिटल की कॉस्ट होती है, जो पैसा आपके पास आता है उसकी लागत होती है। यू हैव अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी फंड्स चाहे ओनर से आ रहे हो चाहे डेट आ रहा हो, दोनों की कॉस्ट होती है, सब पे रिटर्न्स देने हैं। लेकिन अगर पैसा पड़ा है और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्या वो रिटर्न्स चुका पाओगे? अगर नहीं तो हम डिसाइड करते हैं यार पैसा फालतू है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेट्स रीपे बैक द कैपिटल। उसे हम कहते हैं बाय बैक ऑफ कैपिटल।
बाय बाय पैसा फालतू पड़ा है, लेट्स रिटर्न इट बैक। कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन लोग तो उम्मीद करके बैठे हम रिटर्न्स कमा के देंगे। जब इन्वेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो रिटर्न्स कहां से कमाऊंगा? तो हम पैसा वापस कर देते हैं। वो सब चीजें दे बिकम पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। पैसा रेस किया है, कंट्रोल भी करना है। पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भी कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग। इज दैट ओके एवरीवन? सो हम शुरू हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये सारे फंक्शंस, फोरकास्टिंग, रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करना, प्लानिंग, उसका प्लान बनाना, पैसा कहां से अरेंज होगा, कहां यूटिलाइज होगा, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुअली में पैसे को अरेंज करना, डायरेक्टिंग, इन्वेस्ट करना, चैनलाइज करना, कोऑर्डिनेटिंग, जो इन्वेस्टमेंट्स करी है उन्हें आपस में सिनर्जाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोलिंग, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, जहां से पैसा रेस किया हुआ है, सब पे अपना कंट्रोल रखना। अगर कोई इन्वेस्टमेंट गलत हो गई है तो पैसा वहां से निकालना, कहीं और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो और इन्वेस्ट करना, पैसा अगर सरप्लस है तो पैसे को रिटर्न भी करना, वो सब चीजें कंट्रोलिंग फंक्शन का पार्ट है। क्या ये सब काम करना पड़ता होगा एक बिजनेस में? हम लोग सर इसकी अकाउंटिंग करते हैं या लीगल आगे पढ़ते हैं, ये सब डिसीजन मेकिंग है, और ये सब डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। सीए की असली वैल्यू डिसीजन मेकिंग में होती है, इसका एक मेजर हिस्सा इस एरिया में आता है। ये सारी चीजें किस चीज पे? फॉर द अरेंजमेंट एंड अरेंजमेंट इज पैसे को लाना, प्रोक्योर करना, यूटिलाइजेशन इज उसे यूज करना, इन्वेस्टमेंट करना। सो अरेंजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, ये बिजनेस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं दोस्तों, पैसे का अरेंजमेंट और पैसे का यूटिलाइजेशन, दो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो यही सारे काम हमें करने हैं इन दो फंक्शंस पे फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। आगे कुछ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचो दोस्तों, ये एक बिजनेसमैन है, इनकी एक कंपनी है, ये एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है, बहुत रिस्की है, यानी जितना पैसा आप लगा रहे हो वो सारा का सारा डूब सकता है, लेकिन उसमें रिटर्न्स बहुत सारे आने की उम्मीद है। हम कहते हैं ना, जितना रिस्क उठाओगे उतना ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन रिस्क किस चीज का है कि नुकसान भी हो सकता है। तो ये एक रिस्की प्रपोजल इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर रिटर्न्स आए तो बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो बहुत ज्यादा हो सकता है, राइट? इनका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। क्या ऑब्जेक्टिव है? तो अगर प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है तो क्या ये ज्यादा रिस्क उठाने को तैयार हो जाएंगे दोस्तों? यस और नो एवरीवन? तो ही माइट सेलेक्ट दैट प्रोजेक्ट। ये उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और उसे मैक्सिमाइज करने के लिए ज्यादा रिस्क उठाने को तैयार हो जाएंगे। ये दूसरे बिजनेसमैन है दोस्तों। ही इज अनदर बिजनेसमैन जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते। ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव, ही इज अ बिट रिस्क अवर्स। ये ज्यादा सोच समझ के लगाते हैं, रिस्क कम उठाना चाहते हैं। अगर रिस्क कम उठाओगे तो प्रॉफिट्स भी कम आएंगे। अब आप सोचिए, यही प्रपोजल, रिस्कियर बिजनेस वाला प्रपोजल इनके पास गया तो क्या ये उसे सिलेक्ट कर लेंगे? लेकिन इनके पास जाए तो ये नहीं करेंगे। तो दोनों के लिए एक ही प्रपोजल, एक ही इवैल्यूएशन, लेकिन डिसीजन अलग अलग है। मैनेजमेंट जब भी डिसीजन लेती है दोस्तों, मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है वो सब चीजें देखी जाती हैं। एंड दैट्स व्हाई वी लुक एट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस क्या देख रहा है? बिजनेस एक स्टेबिलिटी देख रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहा है, या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देख रहा है? इन सब बातों को देखते हुए उस दायरे में बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं बेटा, एक ऑब्जेक्टिव होता है। आप लोगों ने अपना करियर चूज किया, सीए करना है, तो पहले एक ऑब्जेक्टिव चूज किया होगा, मुझे लाइफ में पैसा कमाना है, रिस्पेक्ट कमानी है, सेटल जल्दी होना है, ऐसा, हाँ, शादी जल्दी करनी है। हम सब अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही बिजनेस के अंदर भी एंटरप्राइज के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दायरा सेट किया जाता है किस दायरे में डिसीजन लेने हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट has to comply with those objectives। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इस दायरे में लिए जाते हैं। आप डेफिनेशन दोबारा पढ़िए दोस्तों, क्या आपकी डेफिनेशन का एक एस्पेक्ट समझ आता है? पेपर में वो मैनेजमेंट टैक्टफुल टी ये नहीं लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए कि पूरी लाइफ लॉन्ग आप ये अच्छे वर्ड्स याद रख सके, इसलिए लिखवाया दोस्तों, मैनेजिंग रिसोर्सेज इन अ टैक्टफुल मैनर। लेकिन पेपर में से तोड़ के नहीं लिखिएगा, एग्जामिनर को नहीं अच्छा लगा तो दिक्कत हो सकती है। अंग्रेजी लिखिए पूरी, राइट? बाकी डेफिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज ओके एवरीवन? पक्का?
अब देखो दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं, जब आपने चाहे अकाउंटिंग स्टार्ट किया हो, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हमेशा थ्योरी बेस से ही स्टार्ट हुआ था। तो आज हम वही इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस बारे में डील करेगा, राइट? इसका मतलब कतई ये नहीं है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। पूरा 60 में से 50 नंबर का पेपर आप प्रैक्टिकल से अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों, राइट? हटा दो ये सब। इसी डेफिनेशन से इमर्ज होते हुए दो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, functions of financial management, वो जो हमने काम लिखे थे, 6 चीजें लिखी थी, वो 6 चीजें इन्हीं दो फंक्शंस के अराउंड थी। पैसे को अरेंज करना और पैसे को यूटिलाइज करना। प्रोक्योरमेंट वर्ड का मतलब परचेज करना, यानी अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, एंड यूटिलाइजेशन इज पैसा कहां यूज किया जाएगा, राइट? तो प्रोक्योरमेंट के बारे में दोस्तों बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग का, पैसा कहां से आ सकता है। पर एक छोटा सा आप लोग एक अगर ज्ञान दें, पैसा कहां से अरेंज हो सकता है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। लॉन्ग टर्म का पैसा कहां से आ सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल से, डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, बैंक से लोन ले लीजिए, और डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले, और रिटेन अर्निंग्स। क्या रिटेन अर्निंग्स भी लॉन्ग टर्म फंड्स का सोर्स है दोस्तों? अपना ही पैसा जो प्रॉफिट्स कमाए वो बांटे नहीं, रोक लिए बिजनेस में, राइट? आपने अभी तक जितनी बातें करी दोस्तों, वो सब नॉर्मली डोमेस्टिक सोर्सेज हैं, बट क्या लॉन्ग टर्म का पैसा बाहर से भी आ सकता है? हम उसे नॉर्मली कह देते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस कोर्स के दौरान दोस्तों। ये हो गया लॉन्ग टर्म सोर्स वाला। सोच के बताओगे दोस्तों, शेयर रेज करने हैं या डिवेंचर? जब ये डिसीजन आप ले रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? शेयर इशू करूं या डिवेंचर? क्या प्लस है क्या माइनस है? ये वो थ्योरेटिकल वाला बिजनेस स्टडीज वाला जो पढ़ते थे, शेयर इशू करने में क्या फायदा क्या नुकसान? सॉरी बेटा, रिस्क शेयर्स में, क्यों शेयर्स में ज्यादा है? तो ओनर्स के जो पैसा दे रहा है उसके लिए फर्क है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है। जब आप शेयर इशू करते हैं तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है दोस्तों, राइट दोस्तों? और फायदा क्या है? सिर्फ नुकसान नहीं, फायदा क्या है? फिक्स डिविडेंड नहीं दे रहा इक्विटी में, कमाया तो देंगे, नहीं कमाया तो नहीं देंगे, राइट? कैन आई से लॉन्ग टर्म परपेचुअल कैपिटल है, इक्विटी वालों को पैसा वापस करने की जरूरत नहीं होती। प्रेफरेंस में तो एक टाइम पे रिडीमेबल है, बट इक्विटी वाला तो परमानेंट कैपिटल है, तो वापस करने की जरूरत नहीं। तो हम जब डिसीजन लेते हैं, हम ये सब बातों को सोचते हैं दोस्तों कि क्या मुझे लॉन्ग टर्म वाली कैपिटल, परपेचुअल कैपिटल चाहिए जिसकी रीपेमेंट ना करनी हो, लेकिन साथ ही कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, या लॉन्ग टर्म वाला डेट ले लूंगा तो इंटरेस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, तो डेट वापस करना है लेकिन कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, लेकिन साथ ही इंटरेस्ट की कॉस्ट भी आएगा। ठीक है दोस्तों? अब जरा सोच के देखो दोस्तों, डेट होल्डर और शेयर होल्डर दोनों में से ज्यादा रिस्क कौन उठाता है? शेयर होल्डर। ज्यादा रिटर्न कौन एक्सपेक्ट करेगा? शेयर होल्डर। इसीलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो डेट एक सस्ता सोर्स होता है। डेट वालों को अगर 10% रिटर्न देना है तो इक्विटी वाले कम से कम 15 की उम्मीद करते हैं। 15 की उम्मीद कर रहे हैं तो कमा के देना है दोस्तों, तो सस्ता कौन सा है? डेट वाला। और डेट पे एक और फायदा होता है, टैक्स सेविंग्स का। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। क्या इंटरेस्ट का खर्चा इनकम टैक्स में अलग होता है दोस्तों?
हाँ या ना एवरीवन? तो इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो अगर मैं किसी को 10% इंटरेस्ट देता हूं और मेरा टैक्स रेट 30% है, तो एक्चुअली 10% पे 30% मेरा टैक्स सेव हो जाता है। तो मुझे कॉस्ट सिर्फ 7% ही आती है। और लेकिन डिविडेंड, क्या डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल है? डिविडेंड पीबीटी से पहले पीबीटी में दिया जाता है या आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन होती है दोस्तों। तो डिविडेंड पे टैक्स नहीं बचता है, बल्कि डिविडेंड पे तो और टैक्स देना पड़ता है। पढ़ा आप लोगों ने कौन सा? डीडीटी। तो डिविडेंड की कॉस्ट ज्यादा आती है कंपनी को, राइट? तो इक्विटी महंगा सोर्स होता है, डेट थोड़ा सस्ता सोर्स होता है। लेकिन इक्विटी अगर रिटर्न्स नहीं कमाएंगे देना कोई मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो होती है दोस्तों। अब आप सोचें, मान लीजिए दोस्तों शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 15% है कि हम उनके लिए 15% रिटर्न कमाएंगे, हम कमाते हैं 18%। क्या उनकी एक्सपेक्टेशन मीट कर ली? एक्सीड कर दी रात है। शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? शेयर का प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा दोस्तों? लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी 15%, उसके हिसाब से मार्केट प्राइस चल रहा होगा, हमने कमा के दिया 18, तो मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। सिनेरियो चेंज कर दीजिए, लोगों की उम्मीदें हैं 15%, हम कमाते हैं 12%, अब क्या होगा? शेयर प्राइस गिरेगा। तो चाहे हम ये कहते हैं दोस्तों कि डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करोगे तो आपका शेयर का प्राइस गिरने लग जाएगा दोस्तों। तो हर कैपिटल की कॉस्ट होती है। डेट एक सस्ता सोर्स होता है, इक्विटी एक महंगा सोर्स होता है, क्योंकि उनकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं और सबको मीट करना है। चाहे हम अकाउंटिंग पर से कहते हैं कि भाई डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी अगर उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी तो शेयर का प्राइस डिप लेगा दोस्तों। कुछ बात समझ आती है? अब शॉर्ट टर्म सोर्सेस पे आ जाओ। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे और पैसा, फंड्स अरेंज करते हैं या पैसे की जरूरत है कहां से? कहने से ट्रेड पेबल भी एक शॉर्ट टर्म सोर्स है फंड्स का। ट्रेड पेबल पैसा देता है वो आपको, क्या देता है? मुझे पैसे की जरूरत है। पैसा किस लिए चाहिए दोस्तों? माल खरीदने के लिए। अगर सामने वाली पार्टी जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ कहता है 3 महीने बाद दे देना, क्या 3 महीने के लिए उसने मेरा पैसा अरेंज कर दिया? यस और नो? 3 महीने तक मेरे पैसे की रिक्वायरमेंट उसने कहा सर आप चिंता ना करो, आप 3 महीने बाद दे देना। क्या वो भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का जरिया है? तो ट्रेड पेबल जो नॉर्मल उधार दिया जाता है, बिल्स पेबल, ये सब उधार का जरिया है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में फंड्स अरेंज करने का जरिया है। उसके अलावा जैसा बच्चे ने कहा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक से लोन ले लीजिए। और क्या हो सकता है? शायद कमर्शियल पेपर नाम की कभी चीज सुनी आप लोगों ने? कमर्शियल पेपर, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों। बच्चे ने डिपॉजिट की बात की थी, डिपॉजिट शॉर्ट टर्म वाले भी हो सकते हैं। शायद आप लोगों ने कभी नाम सुना इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, आईसीडीज। ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एज शॉर्ट एज 7 दिन, 14 दिन ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों, 30 दिन के। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। बिल्स डिस्काउंटेड पढ़ा था आप लोगों ने? बिल्स डिस्काउंटेड वो क्या है दोस्तों? किसी ने मुझे एक बीआर दिया, मुझे पैसा 3 महीने बाद मिल रहा है, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत आज है, तो मैं क्या करता हूँ? बैंक के पास जाता हूँ, डिस्काउंटिंग करा के आ जाता हूँ। कहने से वो भी एक तरह का फाइनेंसिंग का जरिया है। बैंक से आपने डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक को पे किया और पैसा जल्दी ले लिया शॉर्ट टर्म के लिए। वो सब शॉर्ट टर्म फंडिंग के जरिए है दोस्तों। तो प्रोक्योरमेंट फंड्स की कैसे होनी है वो हमें डिसीजन लेना होता है। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगेन कोई भी डिसीजन हो रहा हो, ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि दायरा क्या है। उसके बाद आते हैं यूटिलाइजेशन पे। पैसा जो अरेंज किया वो कहां इन्वेस्ट किया जाए? सोचो, एक बिजनेस में पैसा कहां लगाया जा सकता है? मशीनों पे, यानी फिक्स एसेट्स में। मशीनें, बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्स एसेट, या प्रॉपर्टी भी फिक्स एसेट, राइट? और कहां? तो ग्रोथ के लिए वर्किंग कैपिटल। कह सकता हूं दोस्तों, क्या वर्किंग कैपिटल में पैसा लगता है? वैसे थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, बट जरा सोच के देखिएगा। एक वो कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ते थे कभी आप? कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला एसेट साइड से भी होता था। क्या फॉर्मूला था? फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। कुछ ऐसा पढ़ते थे दोस्तों। वही तो मतलब है दोस्तों कि जो पैसा आया, कैपिटल आई, जो बिजनेस में लगाई गई, वो कहां लगाई गई? फिक्स एसेट में और वर्किंग कैपिटल। तो पैसे का यूटिलाइजेशन या तो हमारे लॉन्ग टर्म वाले एसेट्स में हो रहा है या वर्किंग कैपिटल में हो रहा है। तो यूटिलाइजेशन लॉन्ग टर्म एसेट्स में या शॉर्ट टर्म एसेट्स में। ठीक है मेरे बच्चे, ऑल ऑफ यू। इन दो फंक्शंस के बाद लेट्स मूव टू ऑब्जेक्ट। बेटा एक बार वो डेफिनेशन जो हमने लिखी थी अगर आप देखें, वो 6 जो चीजें हमने लिखी थी उसके बाद हमने लिखा था प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन।
अभी हमने जो बातें करी वो हीरो फंक्शंस की थी, ठीक। उसके बाद एक लाइन जो लिखी थी वो थी कीपिंग इन माइंड दी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो अब आते हैं दोस्तों, एक फाइनेंस मैनेजर जब डिसीजन लेता है तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बच्चे जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हम उन सब को ऑब्जेक्टिव्स के दायरे में लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो फाइनेंस मैनेजर, एक सीएफओ ऑफ अ कंपनी जब भी डिसीजन लेता है, एक फाइनेंस मैनेजर जब भी डिसीजन लेता है, उसे पहले अपने दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, हमारा दायरा क्या है। जैसे मैंने इन दोनों बच्चों का एग्जांपल लिया, दो ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली हर डिसीजन के साथ होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमें ये समझने की जरूरत है क्योंकि ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस हैं दोस्तों। क्या मतलब है समझते हैं। प्रॉफिट का मतलब हमें अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हम कमाते हैं वो मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। यहां किसे मैक्सिमाइज करना है? संपत्ति, वेल्थ को। वेल्थ से मतलब होता है दोस्तों, एक कंपनी के लिए वेल्थ का मतलब हुआ शेयर का प्राइस। तो कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके प्राइस को मैक्सिमाइज कर देना। तो क्या शेयर होल्डर्स की संपत्ति बढ़ जाएगी? मेरा एक शेयर होल्डर है जिनके पास 1 लाख शेयर्स हैं। 1 लाख शेयर्स, आज शेयर की वैल्यू चल रही है 15 रुपए। अगर मैं इस प्राइस को बढ़ा के किसी तरह से 25 रुपए कर दूं, तो जो आज उनकी वैल्यू शेयर्स की 15 लाख रुपए है वो कल को 25 लाख हो जाएगी दोस्तों। एवरीवन, तो दो ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंस मैनेजर के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस हैं दोस्तों। कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग है समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डिटूर ले रहा हूं इस चीज को समझाने के लिए, तो सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बट क्या वेल्थ का मतलब ये प्राइस वाली बात समझ आती है? ओके, इस पे डिस्कशन और भी करेंगे, बट एक नॉर्मल सा एग्जांपल दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने सीए करनी शुरू की थी, उस टाइम के आसपास की बात है। मेरे डैड के पास कुछ पैसा था, सरप्लस मनी, which he wanted to invest। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया था, he wanted to invest that money। इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी, या तो बैंक में एफडी करा दीजिए या एक प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। माय डैड चोज कि वो एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उस प्रॉपर्टी को खरीद के उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया। राइट, कुछ टाइम बाद जब मैंने सीए करना शुरू किया, कुछ चीजें पढ़नी शुरू करी, होता है ना जब नया नया ज्ञान आ रहा होता है तो हम ज्यादा अपने आप को ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। I also tried and I had a discussion with my dad कि डैड ये डिसीजन आपने गलत ले लिया। तो he said कैसे बेटा? And I showed him this। I said डैड आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपीस। मान लीजिए 100 गज के फ्लोर है जो खरीदी है 1 करोड़ रुपए में, और आपने इसे रेंट पे दे दिया है। इसका महीने का रेंट आता है 20,000 रुपए महीना, 20,000 रुपीज पर मंथ, यानी साल का 2,40,000। राइट दोस्तों, डैड आपने ये ऑप्शन चूज किया, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन था कि आप फिक्स डिपॉजिट करा देते बैंक में, और जो आप फिक्स डिपॉजिट कराते उस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता 8%। 8% ऑफ 1 करोड़, ये बनता 8 लाख रुपए पर annum। आगे जाते कंपाउंडिंग होती और बढ़ता। तो आई टोल्ड माय डैड, डैड आपने 5,60,000 रुपए का नुकसान कर दिया है हर साल का। आप 2,40 का रेंट कमा रहे हो, 8 लाख रुपए बैंक से इंटरेस्ट आ जाता। हाँ या ना? देख के तो ऐसे ही लगता है दोस्तों। मेरे डैड ने मेरी तरफ देखा, थोड़ा सा हंसे, एंड देन ही सेड बेटा यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, बट जो मेरा ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे लिए, या मेरा इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था, उससे ये जो नुकसान तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैं इससे कहीं गुना ज्यादा कमाऊंगा। तो ही, आई वाज, जैसे आप सरप्राइज है वैसे मैं भी सरप्राइज था। तो ही टोल्ड मी दिस,
He said, बेटा अगर मैं बैंक में एफडी करा दूं 5 साल बाद एफडी से क्या मिलेगा? 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट 8 लाख रुपए साल का, यानी 40 लाख रुपए 5 साल का। कंपाउंडिंग कर दूं 45 लाख रुपए 5 सालों का, 1 करोड़ 45 लाख रुपए, 1 करोड़ 45 लाख रुपए, राइट? तो 5 साल बाद ये 1 करोड़ 145 का होगा। इसे जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, मेरी उम्मीदें हैं कि 5 साल बाद ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो जाएगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है दोस्तों। हमारा मार्केट का ट्रेंड अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी कुछ सालों से बढ़ रही थी, अब थोड़ा स्लगिशनेस आई है, बट उस टाइम पे प्रॉपर्टी थोड़ा ज्यादा भाग रही थी। तो इससे मैंने जो 1 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी में लगाया है, मुझे लगता है जिस जगह वो प्रॉपर्टी है, जितनी प्रीमियम लोकेशन वो प्रॉपर्टी है, 5 साल में प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। तो आई एम नॉट लुकिंग एट योर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कि हर साल 240 कमाया या 8 लाख कमाया। मैं यहां नुकसान उठाने को तैयार हूं, लेकिन व्हेन आई लुक एट द लॉन्ग टर्म, मैं तुम्हारे लिए एक पूंजी छोड़ के जा रहा हूं, एक संपत्ति छोड़ के जा रहा हूं जो इससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होगी, जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देगी, चाहे तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा हो। तो हिज ऑब्जेक्टिव वाज नॉट profit maximization, his objective was a long term wealth creation for his children। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? एग्जैक्टली ऐसे ही दोस्तों एक बिजनेस के अंदर भी जब एक फाइनेंस मैनेजर डिसीजन ले रहा होता है पैसा कहां लगाया जाए, तो उसके सामने 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, या तो बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए या बिजनेस की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। और बिजनेस की वेल्थ मैक्सिमाइज करना मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करना, यानी शेयर के प्राइस को बढ़ाना, राइट दोस्तों? अब आते हैं इन दोनों पे फ्रॉम अ कंपनीज एंगल। क्या ये वाला एग्जांपल सबको समझ आया है? ऑल ऑफ यू? नाउ अगर एक कंपनी में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है दोस्तों? जरा देखिएगा, हर कंपनी में प्रॉफिट को बढ़ाना एक ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, बट अगर ये ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए तो कुछ खतरे हैं इस ऑब्जेक्टिव के, समझते हैं फिलहाल। मान लीजिए दोस्तों ये मार्कर रेनॉल्ड्स कंपनी का है, रेनॉल्ड्स अब लोरेटो हो गया है, तो ये लोरेटो कंपनी का मार्कर है, बहुत पुरानी कंपनी है, मुझे बहुत पसंद है ये मार्कर और मार्केट में बहुत चलता है। क्यों? अच्छी क्वालिटी है, प्राइस पॉइंट सही है, सब कुछ बढ़िया है, तो मुझे ये मार्कर पसंद है और भी दुनिया को बहुत पसंद है। तो ये मार्केट लीडर्स हैं दोस्तों, ऐसा मान लीजिए, राइट दोस्तों? आप इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं और आपको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि आपको प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, बताइए कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? कोई भी आइडिया? सेलिंग प्राइस बढ़ा दीजिए, बट सेलिंग प्राइस तो दोस्तों कंपटीशन से भी गवर्न होता है। अगर मेरा मार्कर 25 का बिकता है और कंपटीशन के मार्कर्स भी 25 के हैं या 24 के हैं या 23 के हैं, क्या मैं 30 कर सकता हूं? शायद नहीं दोस्तों। जब कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो कंपटीशन की प्राइसिंग पॉलिसीज के साथ ही चलना पड़ेगा। तो मैं इंडिपेंडेंटली अकेला अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकता। फॉर एग्जांपल ऐसे ले लो, मैं अपने स्टूडेंट की फीस बढ़ा देता हूं, बाकी लोग नहीं बढ़ाते बाहर, तो क्या होगा? हम वहां चले जाएंगे। बोलो बोलो, हाँ बोलो, आ रहा हूं मैं। तो कंपटीशन को देखते हुए ही प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड की जाती है दोस्तों, राइट? सो सेलिंग प्राइस तो मैं नहीं बढ़ा सकता, और क्या? कॉस्ट कम कर दो। कॉस्ट, अब बताओ कॉस्ट कैसे कम होगी? तो प्लास्टिक जो आता है उसकी कॉस्ट कम करो। कैसे कम करोगे? सस्ता प्लास्टिक खरीदना शुरू करो। बच्चे ने कहा ऑल्टरनेट सप्लायर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता तो सस्ता प्लास्टिक लगाना शुरू करो, इंक सस्ती वाली डालना शुरू करो, लेबर सस्ती लगानी शुरू करो, लेबर के पैसे मारने शुरू करो। यही होगा ना दोस्तों? आपको कहा गया आपकी कमीशन बेस्ड है, कंपनी का प्रॉफिट जितना बढ़ेगा उतना ही आपकी कमीशन बढ़ेगी। तो प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल सस्ता करने लग जाओगे, लेबर को कम पैसे दोगे, लेबर अनस्किल्ड है, उस चक्कर में क्या होगा दोस्तों? क्वालिटी कम होगी। मेरे हाथ में मार्कर आएगा, मैं यूज करूंगा, एक आध मार्कर ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, एक आध पीस खराब आ गया, मैं लॉयल हूं, इतने सालों से यूज कर रहा हूं। लेकिन ओवर अ पीरियड जब मैं ये चीज देखूंगा कि यार ये तो क्वालिटी गिर गई है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? मैं अब किसी और पे शिफ्ट कर जाऊंगा। ऐसा होगा दोस्तों? तो शॉर्ट टर्म में तो आप प्रॉफिट कमा लोगे दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बनाई हुई गुडविल थी वो भी खो जाएगी। होगा दोस्तों? तो ये ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म में ये ऑब्जेक्टिव डिजास्टरस हो सकता है। मेरी बात सबको समझ आती है दोस्तों? You may choose, you know, as a finance manager अगर आप कहा जाए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, you may decide मैल प्रैक्टिसेस पे पहुंच जाओ आप लोग दोस्तों। मैल प्रैक्टिसेस could be जो हमारे यहाँ से वेस्ट निकलता है उसे डिस्पोज ऑफ करने से पहले ट्रीट करना होता है।
ये सरकार की रिक्वायरमेंट है कि कोई केमिकल्स निकलते हैं, उन्हें पहले ट्रीट करो, फिर ही आप डिस्चार्ज कर सकते हो, लेकिन उसे ट्रीट करने के खर्चे होते हैं। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, जाकर देंगे, ऐसे ही जाने दो। अब ऐसे ही जाने दोगे तो क्या होगा, आप एनवायरमेंट पॉल्यूट कर रहे हो दोस्तों। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के दायरे में अगर आप आते हैं, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपनी गुडविल हार्म कर सकते हैं, सोसाइटी को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि आप मैल प्रैक्टिस में चले जाएंगे। होगा ऐसा दोस्तों, हाँ या ना एवरीवन। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं इन तीन लोगों को, ये नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं, तीन अलग अलग कमरों में बिठा दूं और इन्हें कहूं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, दे वुड कम आउट विद प्लान्स, जो प्लान्स अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों के लिए प्रॉफिट के मतलब अलग अलग है। जैसे शी वुड बी मैक्सिमाइजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, शी वुड बी मैक्सिमाइजिंग नेट प्रॉफिट, शी वुड बी मैक्सिमाइजिंग कैश प्रॉफिट। हो सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया था, प्रॉफिट, लेकिन क्या सबके लिए प्रॉफिट के मायने अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों? यस और नो? तो प्रॉफिट एज अ टर्म इटसेल्फ इज वेरिड। प्रॉफिट के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। किसी के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट है, किसी के लिए कैश प्रॉफिट है, किसी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, किसी के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, किसी के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, किसी के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट है, टैक्सेबल इनकम, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉफिट जब तक डिफाइन न किया जाए, ये टर्म वेग है दोस्तों, राइट? और मैक्सिमाइजेशन के खतरे, हमने दो खतरों की बात करी। पहला खतरा था आप ऐसी प्रैक्टिसेस, कॉस्ट रिडक्शन के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स ले लें जो आपकी गुडविल को हैम्पर कर दे, लॉन्ग टर्म में डैमेज कर दे। और दूसरा, सोसाइटी के लिए आप हार्मफुल हो जाए कि मैल प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके अलावा दोस्तों जरा इधर देख के बताइएगा एवरीवन, इधर देखिएगा दोस्तों। बेटा ईयर 1 ईयर 2 10 लाख का पैट कमाया है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पैट, अगले साल भी 10 लाख कमाया, तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ग्रो हुए, डी ग्रो हुए या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, हाँ या ना? जोर से बोलो दोस्तों, कांस्टेंट है। अब आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं, बेटा मैंने आपका 10 लाख रुपए देना है, 2 साल, 1 साल के बाद मैं आपको कहता हूं 2 साल बाद ले लीजिएगा, ले लोगे? मैंने आपका 10 लाख देना है 1 साल के बाद, मैं आपको कहता हूं बेटा 1 साल बाद दूं या 2 साल बाद दूं, बात तो एक ही है। नहीं, अरे ऐसे कैसे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होती है दोस्तों। लेकिन जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो ईयर 1 का 10 लाख और ईयर 2 का 10 लाख, ये दोनों बराबर है। प्रॉफिट्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडजस्ट नहीं होती है दोस्तों। मेरी बात समझ आती है सबको दोस्तों? प्रॉफिट्स में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये इस पूरे सब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा एरिया होगा जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। शायद मैथ स्टैट्स के अंदर आपने प्रेजेंट वैल्यूएशन, फ्यूचर वैल्यू, ये सारी बातें करी है दोस्तों। इस पूरे सब्जेक्ट का एक मेजर हिस्सा उस एरिया में जाएगा। शुरू से सिखाऊंगा वो सब चीजें, बट सर समझने की कोशिश कीजिए बच्चे। मैंने आपको 10 लाख यहां देने हैं, मैं आपको 10 लाख यहां देता हूं, ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, यहां देने थे, यहां दे रहा हूं, क्या कोई नुकसान है? क्यों? इस 10 लाख की अगर आज की वैल्यू देखी जाए तो वो मान लीजिए 9 लाख रुपए है। इस 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू अगर देखी जाए तो 8 लाख रुपए है। हो सकता है दोस्तों? तो अगर मैं आपको 2 साल के बाद देता हूं आपका पैसा, तो आपको कितना नुकसान हो रहा है? आज की टर्म्स में 1 लाख का नुकसान हो रहा है। हाँ या ना? पक्का दोस्तों? कैश मेरी जेब से जाएगा यहां पे, आपकी जेब में आएगा यहां पर, ऐसा ही होगा। अब इसी बात को प्रॉफिट्स पे ले जाएंगे। जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट सिखाते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कैश बेसिस पे या अक्रूवल बेस पे? अक्रूवल बेस पे। अकाउंटिंग तो अक्रूवल बेस पे करते हैं। मुझे बताएं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए, एंट्री क्या पास करोगे? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्या वो इस साल के पीएल में खर्चा आ जाएगा? यस और नो? आ गया। लेकिन पेमेंट कब होगी? अगले साल। तो अगर मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखनी हो, ये पैसा मेरी जेब से पहले साल में गया या अगले साल में गया? लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट में कब आया? पहले साल में। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स जो होते हैं वो अक्रूवल बेस पे होते हैं। उनमें कैश वाली आइटम भी होती है, नॉन कैश वाली भी होती है, डेप्रिसिएशन आता है, लेकिन उन चीजों का टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं निकाला जा सकता है। आपने सैलरी इस साल खर्चा बुक किया, लेकिन पेमेंट 1 साल बाद होनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर मुझे देखना होता तो 1 साल बाद का देखना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट हम किस साल का देख रहे हैं? करंट ईयर। तो प्रॉफिट्स को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अगर मैंने 10 लाख से 11 लाख भी कर दिया तो हम कहते हैं प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया।
लेकिन एक्चुअली में अगर महंगाई दर 12% बढ़ गई हो, प्रॉफिट बढ़े नहीं है दोस्तों, डिग्रो हो गए। इन्फ्लेशन रेट समझते हो? अगर इस साल प्रॉफिट 10 लाख कमाया और इन्फ्लेशन 12% बढ़ रही है, तो अगले साल प्रॉफिट होने चाहिए थे कम से कम 11,20,000 रुपए। हाँ या ना? लेकिन हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं? एक्चुअली प्रॉफिट्स हमारे कम हो गए हैं बस, जो 11-20 होने चाहिए थे सिर्फ। लेकिन अकाउंटिंग करते हुए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखते हैं और हम कहते हैं हाँ ये ग्रोथ है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एडजस्ट नहीं किया जा सकता। कुछ बात समझ आई दोस्तों? हाँ या ना? अब आ जाइए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं एवरीवन। वेल्थ का मतलब हमने क्या बोला? शेयर प्राइस। अब मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा होता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें, वो डिमांड एंड सप्लाई का प्ले होता है कि मैं कह रहा हूं मैं शेयर खरीदना चाहता हूं 100 रुपए में, बेचने वाला कहता है मैं 110 में बेचना चाहता हूं। ऐसा क्यों होगा? सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या ना सीधा? अब एक्सपेक्टेशन कैसे सेट होती है दोस्तों? अगर आज किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 300 रुपए चल रहा है, 300 रुपीज, तो इसका मतलब है दोस्तों, इन्वेस्टर जो कंपनी में पैसा लगा रहा है, वो उम्मीद कर रहा है कि कंपनी फ्यूचर में जो भी डिविडेंड देगी, डिविडेंड फ्यूचर में मिलेगा दोस्तों, कंपनी जो भी डिविडेंड देगी, उन सब की अगर आज मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं, दैट प्रेजेंट वैल्यू वाज 300 रुपीज। आज का प्राइस कैसे डिसाइड होगा दोस्तों? फ्यूचर में रिटर्न्स आने हैं, लेकिन प्राइस आप आज पे कर रहे हो, कैसे डिसाइड करोगे? तो दैट रिप्रेजेंट्स कि आप उम्मीद जो लगा के बैठे हो फ्यूचर में जो पैसा आएगा, उन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू 300 रुपए होती है, इसीलिए आज आप 300 रुपए देने को तैयार हो। ठीक है दोस्तों? अब आप सोचिए, मैं एक इन्वेस्टर हूं जो 5 साल तक कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हूं, 5 इयर्स। 5 साल तक मुझे क्या रिटर्न्स मिलेंगे? 5 साल तक कंपनी से शेयर खरीदने में मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड। सो कंपनी विल पे मी डिविडेंड 1, डिविडेंड 2, डिविडेंड 3, डिविडेंड 4, डिविडेंड 5। 5वें साल के एंड में मैं इस शेयर को बेच दूंगा, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सेल प्रोसीड्स। शेयर बेचने का पैसा, तो आई गेट सेल प्रोसीड्स। तो एज अ इन्वेस्टर मैं सोचता हूं 5 साल तक कंपनी मुझे ये डिविडेंड देगी और 5वें साल के बाद मुझे इतना मार्केट प्राइस मिल जाएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, वो बनती है 300 रुपए। प्रेजेंट वैल्यू निकाली, बनती है 300 रुपए। आज ये शेयर मार्केट में मिल रहा है 270 रुपए का। खरीद लूं? हाँ या ना? खरीदूं या ना खरीदूं? क्यों खरीदूं बेटा? अरे 300 वाली चीज 270 में मिल रही है, तो खरीद लेना चाहिए। जो फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे, उनकी आज की वैल्यू 300 रुपए की है, यानी इस शेयर की सही भाव इस शेयर का होना चाहिए 300 रुपए। मुझे मिल रहा है 270 में, तो क्या ले लेना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल ले लेना चाहिए। 320 से मिल रहा है, तो 300 में मिल रहा है, ले लेते हैं दोस्तों, लेकिन उसकी वर्थ 300 है दोस्तों। तो जब हम शेयर के प्राइस की बात करते हैं, शेयर के प्राइस के अंदर फ्यूचर के जो कैश फ्लोज होंगे, फ्यूचर में जो रिटर्न्स मिलेंगे कंपनी से, वो सब चीजें फैक्टर्ड इन होती है दोस्तों। उन सब चीजों का इंपैक्ट लिया गया होता है। मेरी बात सबको समझ आती है भैया? तो आप बता दीजिए, क्या मैं कह सकता हूं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलरेडी कंसीडर हो जाता है? आप ये सोच के रखते हैं पैसा कब कब मिलेगा और उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन इटसेल्फ टेक्स इनटू कंसीडरेशन फ्यूचर के कैश फ्लोज का पैटर्न, उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए ऑलरेडी एडजस्ट होते हैं। तो दैट्स अ मोर रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में अब जरा देखिएगा दोस्तों, अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो क्या मैं ये सोचूंगा एज अ कंपनी, सोचिएगा एज अ कंपनी, क्या मैं ये सोचूंगा कि इस साल का प्रॉफिट बढ़ाना है, ऐसा सोचूंगा? या मैं एक लॉन्ग टर्म मॉडल बनाने की सोचूंगा कि बिजनेस का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होना चाहिए? क्या सोचूंगा दोस्तों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो आज शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ेगा। राइट एवरीवन? एग्जांपल इसी पॉइंट पे वापस देते हैं दोस्तों। अभी हमने एक कंपनी का नाम लिया आईटीसी। इस कंपनी से बढ़िया इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई कंपनी नहीं मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, आईटीसी यूज्ड टू बी दिस कंपनी दोस्तों। आईटीसी 1911 में 1910 या 1911 में एस्टैब्लिश हुई कंपनी है दोस्तों। 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। मुझे इसलिए पता है कि मैंने काम किया है उसके साथ। तो आईटीसी इनिशियली ब्रिटिशर्स के जमाने में बनी थी, तो उसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी। सिगरेट्स में ही डील करती थी और ब्रिटिशर्स के जमाने के लिए थी, इसलिए नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी।
कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स के जाने का टाइम आया और इस कंपनी का नाम कर दिया गया इंडियन टोबैको कंपनी। कुछ टाइम बाद नाम कर दिया गया I.T.C. ITC लिमिटेड। कुछ टाइम बाद नाम कर दिया गया जो आप आज का नाम देखते हैं, which is this, डॉट्स हटा दिए गए हैं दोस्तों। Now it's not I.T. Now it's only ITC, right दोस्तों? जब आप ये नाम पढ़ते हैं पहली चीज दिमाग में क्या आती है दोस्तों? टोबैको कंपनी, सिगरेट वाली कंपनी। ये नाम पढ़िए, अभी भी सिगरेट वाली कंपनी। जब ये डॉट्स देखते हैं तो कि कुछ तो फुल फॉर्म होगी और फुल फॉर्म में टोबैको है तो अभी भी लगता है यार सिगरेट तो है। अब देयर इज नो फुल फॉर्म, नाउ इट्स ओनली ITC। अब ऐसा चेंजेस क्यों किए गए दोस्तों? ITC was primarily a cigarette company, टोबैको प्रोडक्ट्स में डील करने वाली कंपनी, और टोबैको बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। कंपनी ह्यूज प्रॉफिट्स कमाती है और प्रॉफिट्स के साथ साथ दोस्तों कंपनी कैश प्रॉफिट्स कमाती है। कैश प्रॉफिट का मतलब कंपनी की एक डोमिनेंट मार्केट है इंडिया में। 70% शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिगरेट मार्केट जो होती है वो ITC के पास है। स्मगल्ड सिगरेट्स वगैरह छोड़ दे, बीड़ी वगैरह छोड़ दे, तो ऑर्गेनाइज्ड, मैं पीता नहीं हूं लेकिन मैंने काम किया है, पता है, तो ऐसे मत देखो, ऐसे देखो सर, आपको पता है स्मगल्ड ये वो बीड़ी। आई वर्क इन दिस कंपनी, तो मुझे कुछ बातें पता है, इसलिए बातें कर सकता हूं दोस्तों। नाउ तो 70% ऑफ दैट ऑर्गेनाइज्ड सिगरेट मार्केट इज विद ITC, और ITC का डोमिनेंट शेयर होने की वजह से आप समझिए दोस्तों, आपने अपने घरों के आसपास या कहीं मार्केट्स में देखा होगा बनवाड़ी की शॉप्स जिसे हम कहते हैं, लोकल बनवाड़ी शॉप, जहां से लोग पी रहे होते हैं। उनको भी अगर सिगरेट चाहिए दोस्तों तो सिगरेट उधार पे नहीं मिलती है। उसके लिए पहले ऑर्डर लिखवाना पड़ता है, ऑर्डर के साथ एडवांस देना पड़ता है, एडवांस के कुछ टाइम बाद सिगरेट दी जाती है। इसका मतलब द टोबैको बिजनेस ऑफ ITC इज अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। साथ ही उधार नहीं है, इट इज अ कैश रिच बिजनेस। सारी चीजें कैश में होती है, कैश रिच, कोई पैसे की दिक्कत नहीं। बैंक डेट्स का चांस ही नहीं कि एडवांस में लेके बैठे होते हो, तो आपकी अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट कम होती है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारा पैसा आपके एडवांस में जा रहा है, राइट दोस्तों? तो ITC जैसी कंपनी को सिगरेट्स में ही रहना चाहिए था, प्रॉफिट देता है, कैश अच्छा देता है, तो और कोई काम करने की जरूरत क्या है, कमाते रहो सिगरेट्स के थ्रू। लेकिन फिर भी ITC डिसाइडेड कि ITC को दूसरे बिजनेस में घुसने की जरूरत है। आज आप सोच सकते हैं ITC कौन कौन से बिजनेस में, जो भी आपने नाम सुने, सॉरी बेटा, होटल्स, और वैसे आप लोग जो नोटबुक यूज करते हैं, अगर किसी के पास क्लासमेट की नोटबुक है, वो देखो वो दिखा रहा है, क्लासमेट इज ITC प्रोडक्ट दोस्तों। उसके अलावा बेंगो चिप्स खाते हैं दोस्तों, अगर किसी ने कभी नाम तो सुना ही होगा, ITC प्रोडक्ट। आशीर्वाद आटा ITC प्रोडक्ट, मंगलदीप अगरबत्ती ITC प्रोडक्ट, शिप माचिस का एक पैकेट आता है शिप का, वो सब ITC प्रोडक्ट है दोस्तों, राइट? उसके अलावा ITC इन्फोटेक कंपनी में भी है, IT स्फीयर में भी है दोस्तों। उसके अलावा आपके जो मोबाइल के पैकेज देखे दोस्तों, आपको जो डब्बा आता है मोबाइल का, वो एक बहुत अच्छी पैकिंग होती है। ITC is into packaging business also। ये अगर आप आशीर्वाद आटा किसी ने पैकेट देखा हो, एक बहुत थिक सा, बहुत बढ़िया सा प्लास्टिक होता है, ग्लॉसी प्लास्टिक होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ITC का कॉम्पिटिटर है, उसका भी पैकेजिंग का बहुत बड़ा काम ITC करता है। तो अपने कॉम्पिटिटर की पैकेजिंग, बिकॉज ITC फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग डिसाइडेड कि अब जमाना वो आ गया है जो अच्छा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, यानी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अंदर क्या माल है वो तो भी लोग देखते हैं, लेकिन दिखना अच्छा चाहिए। तो पैकेजिंग बिजनेस, प्रिंटिंग बिजनेस, इन सब में भी ITC घुस गया दोस्तों, राइट? सो ITC जब सिगरेट्स बिजनेस में था दोस्तों, अच्छा प्रॉफिट कमाता था, तो इतने सारे बिजनेस में घुसने की जरूरत क्या थी? बच्चे ने एक एग्जांपल लिया, पहला जो बच्चे ने कहा होटल्स। आप सोच के देखिए, ITC का वन ऑफ द इनिशियल जो डाइवर्जन्स हुई ITC ने अलग-अलग बिजनेस में गया, उसमें से पहला बिजनेस होटल्स था दोस्तों। होटल्स में जाने का क्या फायदा हुआ? मैं थोड़ा सा मैंने होटल इंडस्ट्री में ही काम किया, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। आज के टाइम पे अगर आपको एक तकरीबन 400 कमरों का होटल बनाना है, जिसमें 2-3 रेस्टोरेंट हो, 4-5 रेस्टोरेंट हो, तकरीबन कॉस्ट आती है लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिला के 5 स्टार होटल की 1000 करोड़ रुपए, 700-800 हजार करोड़ के आसपास। 1000 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हो और साल का प्रॉफिट होता है 100 करोड़ रुपए। उस 100 करोड़ में से टैक्स भी देना है। तो सिगरेट वाले रिटर्न कितना मिला? 1000 करोड़ में 1000,
10% प्री टैक्स, 10 से 11% प्री टैक्स, उस पे टैक्स दे दोगे तो 7-8% का रिटर्न कमा रहे हो। सिगरेट्स में 100% प्रॉफिट था दोस्तों, 100 रुपए लगाते हो तो 100 का रिटर्न एक्स्ट्रा कमाते हो। लेकिन फिर भी आईटीसी गॉट इनटू होटल्स, ऐसा क्यों? कोई सोच सकता है दोस्तों? अभी हमने जो बातें करी उसी में से आंसर निकलेगा, सोच सकते हो? आईटीसी वाज अ कैश रिच बिजनेस दोस्तों, सिगरेट्स वाज अ कैश रिच बिजनेस। तो जब कैश आता है उसको करना क्या है? इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो अपने बिजनेस में ही लगा दो, बिजनेस में मतलब सिगरेट्स के बिजनेस को और एक्सपैंड करो। लेकिन सरकार ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन लगा दी कि सिगरेट की कैपेसिटी आप बढ़ा नहीं सकते, तो जितनी कैपेसिटी की मशीनें लगी हुई हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो आप सिगरेट बिजनेस को एक लेवल से ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो पैसा फंस गया दोस्तों, अब और लगा नहीं सकते, तो बाकी पैसे को क्या करो? दो तरीके, बाहर एफडी में लगा दो, दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दो, या अपने ही यहाँ इन्वेस्ट करने की सोचो। तो अब अगर ज्यादा छोटा मोटा पैसा होता है तो हम लगा देते हैं इसके शेयर खरीद उसके शेयर खरीद। जब ज्यादा पैसा, अपने घरों में सोचो दोस्तों, जब ज्यादा पैसा हो तो पापा क्या बात करते होंगे? प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ऐसे होता। तो आईटीसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन उनके पास पैसा इतना था कि उन्होंने लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदी। कौन सी? होटल्स। So they either bought the hotels or they entered into construction of hotels, कि अपने होटल्स बनाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, होटल्स चाहे प्रॉफिट कम देंगे बट लॉन्ग टर्म की वेल्थ तो बनाएंगे। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है नहीं बढ़ती? वेल्थ बनाएंगे दोस्तों। तो आज के दिन आईटीसी के पास जितने होटल्स हैं दोस्तों, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूं, आईटीसी ने एक होटल बनाया दोस्तों, आईटीसी मौर्या, दिल्ली का एग्जांपल देखिए, आईटीसी की फ्लैगशिप प्रॉपर्टी है, सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टीज में से एक है, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में है धौलाकुआं में। Now this property was taken on lease from the property, land was taken on lease from the government. सरकार ने 99 साल के लीज पे मान लीजिए जगह दे दी और थ्रो अवे प्राइसेस पे 1976 में आई थिंक ये होटल बना। 1 करोड़ का इतना बड़ा लैंड इतनी प्रीमियम जगह पे दे दिया गया सरकार आईटीसी को। आईटीसी ने होटल बनाया सस्ते जमाने में। आज अगर आप उस होटल को बेचने जाए ना दोस्तों, वो होटल जो बना होगा तो 500-700 करोड़ रुपए में बन गया होगा, 500 करोड़ रुपए उस जमाने। आज अगर ये होटल बेचने जाओ तो शायद 10,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन होगी दोस्तों। उसकी लॉबी की अगर आप अंदर लॉबी में घुस जाए, जो पेंटिंग्स बनी हुई है अगर आप वो देख लें तो उन पेंटिंग्स की अलग वैल्यूएशंस होंगी। दैट्स द वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आपने प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं किया, कि अगर प्रॉफिट्स पे फोकस करते तो आप सिगरेट्स में ही रहते। यू फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म वेल्थ फॉर शेयर होल्डर्स। और आपने देखा हम किस चीज में अच्छे हैं, हमारे पास कैश है, तो क्या इस कैश को यूज करके कुछ और कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जिस टाइम आईटीसी ने होटल्स में घुसने का सोचा, उस टाइम पे इंडिया वाज नॉट अ लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। इंडिया तक ओपन अप नहीं था दोस्तों। इंडिया ओपन अप हुआ 91 में, मनमोहन सिंह जी के बाद डिसीजंस के बाद। बट देन दोस्तों 75 में इंडिया वाज नॉट अ ओपन इकोनॉमी। क्योंकि ओपन इकोनॉमी नहीं था, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट होता था दोस्तों, बहुत ज्यादा होता था। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज इनकर तो करते थे, स्पेंड तो करते थे, इंपोर्ट्स बहुत होते थे, लेकिन एक्सपोर्ट्स नहीं होते थे। अब फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए सरकार की बहुत सारी स्कीम्स लगाई गई। सरकार ने कहा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देगा हम उसको इंसेंटिव्स देंगे, बहुत सारे इंसेंटिव्स देंगे। और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने वाला एक मेजर सेक्टर था होटल्स। 5 स्टार होटल्स में नॉर्मली कौन आके ठहरेगा दोस्तों? फॉरेनर्स। तो वो जब यहां आएंगे, पैसा स्पेंड करेंगे, तो इंडिया वुड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट ने लैंड सस्ते में देना शुरू किया, बहुत सारे रेगुलेशन उठा दिए। आईटीसी वाज कैश रिच, आईटीसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था। आईटीसी ने कहा सरकार की स्कीम चल रही है, अब उसका भी फायदा उठाते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, डबल फायदा लेके चलते हैं। कुछ समझ आया दोस्तों? दैट वाज कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन पढ़ा था हमने, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कोऑर्डिनेट करना। राइट एवरीवन? वैसे ही दोस्तों देन आईटीसी some time after the hotel's decision, ITC got into the food वाला business। और food में भी एक एग्री बिजनेस है दोस्तों। एग्री बिजनेस का मतलब है फार्मर्स से राइस, व्हीट, पैडी, पोटैटोज ये चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों? एग्री बिजनेस तो व्हीट वगैरह खरीद रहे हो। आईटीसी टोबैको, सिगरेट वाज द मेन प्रोडक्ट दोस्तों। सिगरेट का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टोबैको। टोबैको एक एग्री प्रोडक्ट है दोस्तों, उगाया जाता है। तो जब टोबैको उगाया जाता है इसका मतलब आप फार्मर से डील करते थे। जब आप फार्मर से डील करते थे तो आपने फार्मर्स को कहा जिस सीजन में टोबैको ग्रो नहीं हो सकता या ऑल्टरनेट पीस ऑफ लैंड जो आपके पड़े हैं उन पे दूसरी चीजें उगाइए, हम आपसे वो भी खरीदेंगे। तो फार्मर्स का सोर्स आपके पास पहले से था, आपने उनसे बाकी चीजें खरीदना शुरू किया।
फार्मर्स की अर्निंग्स भी बढ़ रही है, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही आपको सोर्सिंग में दिक्कत नहीं है। और फायदा क्या हुआ दोस्तों, उसके साथ साथ आप जो अपने होटल्स में चीजें यूज कर रहे थे, वहां से आपने रेसिपीज, होटल्स में शेफ होंगे दोस्तों, शेफ ने अच्छी रेसिपीज बनाई, आप प्राइमरी सोर्स से रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, इधर आपके पास शेफ है, आपने रेसिपीज अच्छी बना के बिंगो चिप्स लॉन्च कर दिए, बिस्किट्स लॉन्च कर दिए, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? वो एग्री प्रोडक्ट के बिजनेस और साथ ही आपका शेफ्स वाली क्यूजीन्स, जो आपके पास रेसिपीज हैं, आपका नॉलेज है वो वाली। तो इस तरह से आईटीसी अपने बिजनेसेस को इन्वेस्ट करते हुए जो अलग अलग बिजनेस में गया, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लेके आए, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के फायदे लेते चलो, और इस तरह से आईटीसी इन्वेस्टमेंट्स मॉडल आगे बढ़ता गया। लेकिन फिर पूछूंगा, क्या ये सारे बिजनेस उतने ही प्रॉफिटेबल हैं जितना सिगरेट्स था दोस्तों? द आंसर इज नो। कुछ बिजनेस अभी तक लॉस मेकिंग है दोस्तों। लेकिन आईटीसी क्यों घुसा दोस्तों इन चीजों में? अगर आप सोचें, आईटीसी के ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहती थी दोस्तों, कि किसी भी टाइम अगर एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसकी फिलॉसफी टोबैको फ्री इंडिया वाली है, जैसे बहुत सारे सिटीज में आप देखते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में नो अल्कोहल, गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, हरियाणा के लिए कहा गया, बिहार के लिए जो गवर्नमेंट आई तो बिहार भी ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट का मतलब लिकर बंद। अगर ऐसी ही कोई गवर्नमेंट सेंटर में आ जाए जो कहे नो टोबैको, इंडिया टोबैको फ्री, तो क्या होगा? आईटीसी बंद। तो टोबैको बीइंग अ हजार्डस प्रोडक्ट एक रिस्क हमेशा था दोस्तों। तो बिजनेस प्रॉफिटेबल बहुत था लेकिन बहुत रिस्की था। तो आईटीसी मैनेजमेंट थॉट शेयर होल्डर्स के लिए सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, एक लॉन्ग टर्म वाली कंपनी बनाते हैं कि कल को अगर सिगरेट बंद भी हो जाए तो भी आईटीसी बंद ना हो, आईटीसी चलती रहे। एंड दैट्स व्हाई धीरे धीरे करते करते आईटीसी आज वहां पहुंच गई जहां आईटीसी है आज के टाइम पे दोस्तों। आईटीसी का मोर देन हाफ रेवेन्यू सेल्स सिगरेट्स के अलावा दूसरे बिजनेस से आती है। यानी अगर आईटीसी का रेवेन्यू 50,000 करोड़ है तो तकरीबन 25,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू अदर दैन टोबैको बिजनेस से आता है। तो क्या आईटीसी ने अपना रिस्क डी-रिस्क कर दिया दोस्तों कुछ हद तक? चाहे आज भी आईटीसी के प्रॉफिट्स का तकरीबन 80% सिगरेट से आता है, बाकी बिजनेस से प्रॉफिट कम आता है। लेकिन ऐसा क्यों दोस्तों? हर बिजनेस का अपना जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड समझते हो? हर बिजनेस जो आप शुरू करते हो, मैच्योरिटी आने में, ब्रेक इवन करने में टाइम लगता है दोस्तों। आप जिन बिजनेस में घुसे वहां पे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स पहले से हैं। अब जो आप बिस्किट्स में आए हैं तो ब्रिटानिया पहले से है दोस्तों, ब्रिटानिया है और नेस्ले के कुछ चीजें हैं, और अब तो एक और कंपटीशन है पतंजलि, बाबा रामदेव। तो जिनसे आपको कंपीट करना है वो ऑलरेडी सेटल्ड प्लेयर्स हैं दोस्तों, तो मुश्किल काम है, तो इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन आईटीसी ने वो दौर गुजार लिया है दोस्तों। अब अगर सिगरेट बंद भी हो जाए तो आईटीसी बंद नहीं होगी। हाँ, वैल्यूएशन में इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन फिर भी द कंपनी वुड मूव ऑन। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये सब चीजें the ITC's management had one thing in mind कि profit maximization in our case is coming with high level of risk. वो रिस्क इतना बड़ा है कि बिजनेस बंद भी करा सकता है। तो let's not focus on profit maximization, let's focus on wealth maximization. And ITC's chairman दोस्तों, आपको शायद किसी ने नाम सुना हो, मिस्टर योगेश चंद्र देवेश्वर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में YCD के नाम से फेमस थे। किसी ने अगर नाम सुना हो, जैसे आप रतन टाटा जी का नाम सुनते हैं, अंबानी का नाम सुनते हैं, वैसे ही कॉर्पोरेट स्पेस में ये उतने ही फेमस आदमी थे। YCD, योगेश चंद्र देवेश्वर 96 के अराउंड उन्होंने आईटीसी के चेयरमैन बने और पिछले साल तक चेयरमैन थे, लास्ट ईयर ही पास हो गए। आईटीसी को आज जहां पहुंचाया है वो इनका विजन था कि आईटीसी को डी-रिस्क करना है। हम घुस गए थे होटल्स जैसे बिजनेस में कुछ टाइम पहले, लेकिन उसके अलावा इतने सारे बिजनेस में घुसाने के लिए द विजन ऑफ दिस पर्सन, राइट? तो ऑब्जेक्टिव वाज वन, प्रॉफिट नहीं मैक्सिमाइज करना है, एक ऐसी कंपनी बना के देनी है जहां पे शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो। तो डिसीजन लेते हुए हमें कह दिया गया था एज अ फाइनेंस मैनेजर, कोई भी डिसीजन आप लेते हैं, मुझे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म विजन दिखाइए, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज कीजिए, एक ऐसा मॉडल क्रिएट कीजिए लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स देगा। तो कमिंग बैक दोस्तों, हमने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी, आखिरी लाइन लिखी थी कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस।
हमने कहा ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली दो होते हैं, प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन नॉर्मली एक लॉन्ग टर्म विजन अगर रखा जाए तो एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, व्हिच इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है दोस्तों। इट कैन नॉट बी अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसकी फिर कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन में सबसे बड़ी लिमिटेशन की वो वेग है दोस्तों, डेफिनेशन ही वेग है, अलग लोगों के अलग मतलब। उसके अलावा मैल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, उसके अलावा सोसाइटी को हार्म हो सकता है, उसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए एडजस्ट नहीं किया जा सकता, राइट। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फ्यूचर में आने वाले रिटर्न्स वगैरह का सबका इंपैक्ट लेके चलता है। क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, जब मैंने डिविडेंड की डिस्काउंटिंग वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, एज अ इन्वेस्टर मैं ये भी सोच के चल रहा हूं कि कंपनी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाएगी और मुझे कितना डिविडेंड देगी। क्या डिविडेंड डिसीजन भी एक मैनेजर लेता होगा दोस्तों? हम लोग हमेशा पढ़ते हैं 2 रुपए डिविडेंड, 20% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, बट वही तो ये डिसाइड करता होगा कि 10% देना है, 20% देना है, 30% देना है, कितना देना है, कितना रिटेन करना है। वो सब डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है कि कितना डिविडेंड हम दे सकते हैं, कितना पैसा रोकने की जरूरत है, और उन सब का इंपैक्ट आपको दिखाई देता है शेयर प्राइसेस के अंदर। तो अगर ये बढ़ाने हैं तो आपके हर डिसीजन का इंपैक्ट इसके अंदर होता है। That's why we say wealth maximization should be a long-term objective of business. कुछ बात समझ आती है दोस्तों? हाँ या ना एवरीवन? पक्का? बढ़ाऊं आगे दोस्तों? हटा दूं ये सब? अब दोस्तों, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने कहा दोस्तों, हम जो बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं उन्हीं की वजह से हमारी वैल्यू होती है। बिजनेस के बहुत सारे डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दायरे में आते हैं। तो कौन कौन से डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं, अब उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। सो डिसीजंस अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ब्रॉडली जितने भी डिसीजंस हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं उन्हें ब्रॉडली हम 3 एरियाज में क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तीन तरह के डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। सो ऑल द डिसीजंस दैट वी टेक अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक फाइनेंस मैनेजर जो डिसीजन लेता है उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों? पैसा कहां लगाना है और कितना लगाना है, तो किस चीज में लगाना है और कितना लगाना है। सो ब्रॉडली 2 तरह के डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए। इन डिसीजंस को हम कहते हैं दोस्तों, दीज आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कहां लगाना है, कितना लगाना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बजट करना, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। हमारे कोर्स का एक मेजर हिस्सा इन 2 एरियाज पे स्पेंड होगा दोस्तों। इस चैप्टर पे तकरीबन 10 क्लासें लगाएंगे, इस एरिया पे तकरीबन 8 क्लासें लगेंगी। तो हमारे कोर्स का एक मेजर हिस्सा इन्वेस्टिंग डिसीजन का होगा कि पैसा कहां लगाना है, कितना लगाना है, क्या ये मशीन खरीदूं या ना खरीदूं। 2 ऑप्शंस है, ये मशीन लूं या ये मशीन लूं, या दोनों ही ना लूं या दोनों ही ले लूं। ये सारी बातें हम सीखेंगे इन डिसीजंस के अंदर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन कि फिक्स एसेट खरीदने हैं या नहीं खरीदने, कौन सा खरीदना है, वो सब चीजें याद। और उसके अलावा डे टू डे के जो करंट एसेट्स वगैरह है उसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, डेटर्स को। अच्छा आप बताएंगे दोस्तों, कॉस्टिंग में एक चैप्टर पढ़ा आपने, मटेरियल्स पढ़ा, मटेरियल्स में ईओक्यू पढ़ा। तो जब हम ऑर्डर करते हैं, सामान ऑर्डर करते हैं, तो कितना एक बार में ऑर्डर किया जाए, क्या ये डिसीजन लिया जाता है दोस्तों? अगर ज्यादा ऑर्डर कर देंगे तो पैसा ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा लेकिन डिस्काउंट्स मिलेंगे। अगर कम ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हम एक ऑप्टिमम साइज रखना चाहते थे, ऐसा ही था दोस्तों।
कहना से मेरा पैसा इन्वेंटरी ब्लॉक होता है। तो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर वही सब चीजें आती हैं। वैसे ही डेटर्स को उधार दिया जाता है दोस्तों, क्रेडिट पॉलिसी। तो पहला तो ये डिसीजन, क्या डेटर को उधार देना है कि सारा माल कैश में बेचे, डिसीजन लिया जाना होगा दोस्तों। हम सारा माल कैश में बेच सकते हैं लेकिन उधार भी देते हैं दोस्तों। उधार क्यों दिया जाता है? सेल्स बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। लेकिन उधार देते टाइम क्या कोई नुकसान, क्या कोई फायदा है दोस्तों? बच्चे का सेल बढ़ती है वही फायदा है, नुकसान क्या है? आपका पैसा ब्लॉक हो गया। अगर आपने 1 महीने का उधार दिया है तो जो पैसा 1 महीने पहले मिलना चाहिए था वो 1 महीने बाद मिलेगा। क्या पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है दोस्तों? और साथ ही पैकेट्स का रिस्क भी आ गया, साथ ही कलेक्शन की कॉस्ट भी है। कोई अपने आप आके पैसे नहीं देगा, फॉलो करना पड़ेगा। आपसे भी फीस लेनी होती है, नीचे मैडम को फॉलो करना पड़ता है। हाँ? तो वैसे ही पैकेट्स की भी कलेक्शन की कॉस्ट होती है दोस्तों, डेटर्स की कलेक्शन की कॉस्ट होती है। तो वर्किंग कैपिटल में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ कितना लगाएं, डेटर्स को उधार देना है तो 15 दिन का दें या 30 दिन का दें या 60 दिन का दें, वो सब डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं। तो एक बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद आएंगे फाइनेंसिंग डिसीजंस पे दोस्तों। फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए डिसीजंस। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों? एवरीवन सॉरी बेटा, पैसा ट्रांसफर। तो इट्स अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी का क्या मिक्स लगाएं, कितना पैसा डेट से, कितना पैसा इक्विटी से, वो सब चीजें यहां ली जाती हैं। राइट दोस्तों, कौन से सोर्स से पैसा लिया जाए? तो बेसिकली कहने से दोस्तों, दिस इज रिलेटेड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड दिस इज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। पैसा कहां से आएगा? डिविडेंड डिसीजन इज अ डिसीजन बिटवीन डिविडेंड पे आउट वर्सेस रिटेन अर्निंग्स। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी दोस्तों, एक कंपनी ने पैसा अरेंज कर लिया, एक कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एक कंपनी ने प्रॉफिट्स कमा लिए, ये सब कुछ हो गया। लेकिन बिजनेस यहां खत्म नहीं होगा दोस्तों। उस प्रॉफिट को क्या सारा का सारा बांट देना है, सारा का सारा रोक लेना है, या कुछ बांट दे और कुछ रोक ले, वो सब डिसीजन आते हैं अंडर द डोमेन ऑफ डिविडेंड डिसीजन। अगेन एक फाइनेंस मैनेजर ही लेता है दोस्तों कि कितना पैसा हमें फ्यूचर के लिए चाहिए, उसको देखते हुए कितना हम रिटेन कर सकते हैं और कितना हमें पे कर देना चाहिए। समझ आती है बात दोस्तों? तो बिजनेस में जो भी हम डिसीजन लेते हैं अंडर डोमेन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उन्हें हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन लिया जा रहा हो उसका दायरा ये होना चाहिए, शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। समझ आती है बात दोस्तों? ऑल ऑफ यू जल्दी एक ऑप्टिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों ही होने चाहिए बेटा। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही अकेला प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव रखोगे तो जो लिमिटेशंस हैं वो सुपरसीड कर जाएंगी। बट फिर अगर सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रखेंगे तो अल्टीमेटली अगर आप एक मॉडल ऐसा बनाओ जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा, चाहे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स नहीं होंगे बट क्या लॉन्ग टर्म में होंगे? तो आईटीसी ने जो मॉडल अपनाया उतने प्रॉफिट्स नहीं होंगे जितने सिगरेट से होते हैं, बट क्या लॉन्ग टर्म में बाकी बिजनेस भी अच्छे प्रॉफिट देने लग जाएंगे? उतने नहीं देंगे। तो प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज शायद ना हो वैसा, लेकिन डी रिस्क करके आपने एक लॉन्ग टर्म मॉडल बना दिया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। और आप खुद सोच के बताओ दोस्तों, जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हो क्या सोच के खरीदते हो? कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देगी, जरा देखना है यहाँ पे दोस्तों। मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे दोस्तों। इस कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा था 300 रुपए और फेस वैल्यू 1 रुपए था। 1 रुपए का फेस वैल्यू है, मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है 300 रुपए। मैंने 300 में खरीद लिया दोस्तों, ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 600%। 600%। मैं बहुत खुश हुआ, 1800 रुपए आएंगे। हाथ में आए डिविडेंड 6 रुपए। मैं थोड़ा दुला गया, 6 रुपए। 6 रुपए कैसे? डिविडेंड का रेट होता है वो फेस वैल्यू का होता है। 600% ऑफ 1 रुपया, 300 रुपए लगा के 6 रुपए डिविडेंड मिला दोस्तों। 6 का 2% रिटर्न। ये कमाने क्या था? बैंक में एफडी करा देता, वहां से मिल जाता 7-8%। तो 2% कमाने क्या था? नहीं दोस्तों, क्या ऑब्जेक्टिव था? शेयर खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद थी शेयर का प्राइस बढ़ेगा। I was not looking at the कंपनी कितना सिर्फ डिविडेंड देती है। I was looking at dividend as well as the appreciation part of it. तो as an investor मेरा ऑब्जेक्टिव भी है कि कंपनी मेरे शेयर का प्राइस बढ़ा दे।
तो जो मैनेजर बिजनेस को रन कर रहा है, जो मैनेजमेंट बिजनेस को रन कर रही है, उसे मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए क्या करना होगा? कंपनी की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो इट हैज टू टेक डिसीजंस व्हिच मैक्सिमाइजेस द वेल्थ। यू नो, इमेजिन कीजिए जब आईटीसी सिर्फ सिगरेट्स में थी, आईटीसी का शेयर नहीं भागता था दोस्तों। अभी भी बहुत कम भागता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा भाग लेता है, लेकिन जब तक आईटीसी सिगरेट्स में थी प्रॉफिट बहुत कमाती थी, लेकिन शेयर नहीं भागता था, रिस्क ना ज्यादा था। एक इन्वेस्टर हमेशा ये सोचता था कि जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कम ही है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। आज अगर आईटीसी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है, क्योंकि आईटीसी ने अपने आप को डी रिस्क कर दिया है, रिस्क कम कर दिया है दोस्तों, राइट। इस डिसीजन की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए दोस्तों एक एग्जांपल और लेता हूं, फाइनेंसिंग डिसीजन। जरा देखिएगा एक बार, क्या आप लोगों ने कभी इस कंपनी का नाम सुना दोस्तों? सुजलॉन एनर्जी? एनीवन? नहीं? सुजलॉन, आज आप लोगों का होमवर्क है, गूगल पे सर्च मारना इसके बारे में। ये विंड मिल्स, विंड एनर्जी वाली कंपनी है दोस्तों। विंड मिल्स मैन्युफैक्चरर और इंस्टॉलर है। इंडिया की विंड मिल्स की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी विंड मिल वाली कंपनीज में इसका नाम आता है दोस्तों, ठीक है एवरीवन। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस कंपनी के शेयर के प्राइस गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। आज इसका शेयर का प्राइस तकरीबन 3 रुपए होगा, 3 रुपए से भी कम होगा, 2 रुपए 40 पैसे शायद, 2 रुपए 50 पैसे। 1.5 साल 2 साल पहले 17 रुपए था, आज से 5 साल पहले 120-30 रुपए भी था, आज शेयर का प्राइस 2 रुपए 40 पैसे। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों? विंड एनर्जी पे है और सरकार क्या प्रमोट करती है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो विंडमिल तो सरकार को प्रमोट करने चाहिए। तो अगर सरकार को विंडमिल्स प्रमोट करने हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इस कंपनी को। तो शेयर के प्राइस तो भागने चाहिए दोस्तों। मैंने यही सोच के कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। ऐसे बस देखो यार, हाँ कुछ प्रॉफिट कमाया, कुछ लॉस भी कमाया। आज लॉस में बैठा हूं, लेकिन उसका रीजन सोचता हूं तो क्या समझ आता है दोस्तों, इस कंपनी ने दूसरी कुछ कंपनीज को अक्वायर करने के लिए, विंड एनर्जी वाली, और साथ ही अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारा लोन रेज किया। बहुत सारा लोन, यानी पैसे की जरूरत थी और पैसा लिया डेट की फॉर्म में। फाइनेंसिंग डिसीजन लिया फाइनेंस मैनेजर ने कि डेट रेज कर लेते हैं, और इन्होंने डेट रेज किया बाय मींस ऑफ दिस FCCB। दिस इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी का मतलब हुआ बाहर से लोन लिया। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये ऐसे बॉन्ड, डिवेंचर भी बॉन्ड होता है दोस्तों, बॉन्ड मींस डेट लिया है आपने, कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल है का मतलब ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, राइट दोस्तों। तो बाहर से लोन सस्ते रेट में मिलता है, इस कंपनी में सस्ते में लोन ले लिया, मान लो 3-4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और बहुत बड़ा लोन लिया। इन्होंने अपने से बड़ी एक कंपनी खरीद ली थी दोस्तों, आरी पावर नाम की कंपनी थी जो बाहर की एंटिटी थी। इन्होंने अपने बिजनेस को बाहर एक्सपैंड करने के लिए उस कंपनी को खरीदा, और खरीदने के लिए FCCBs रेज किए। कंपनी की सोच ये थी कि इंडिया में विंड एनर्जी का काम ज्यादा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हमारा शेयर प्राइस बढ़ेगा, हमारा शेयर प्राइस बढ़ेगा तो ये जो बॉन्ड्स जो कन्वर्टेबल हैं, जिसके पे बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो कन्वर्ट करा ले। कन्वर्जन समझते हो दोस्तों, कन्वर्टेबल डिवेंचर तो क्या होता है, डिवेंचर होल्डर चाहे तो मैच्योरिटी पे पैसा ले ले या शेयर्स में कन्वर्ट करा ले। तो इन्हें लगता था क्योंकि हमारे बॉन्ड्स कन्वर्टेबल हैं, अगर हम अपने शेयर्स का प्राइस बढ़ा दें तो बॉन्ड होल्डर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें फायदा होगा शेयर्स में कन्वर्ट होने पे, तो हमें ये पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझे दोस्तों? तो देयर थॉट प्रोसेस वाज, पैसा रेज करते हैं, कंपनी में लगाएंगे, अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे, सरकार प्रमोट करेगी, शेयर का प्राइस भागेगा, मैच्योरिटी पे ये कन्वर्ट कराएंगे और हमें इन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, परमानेंट कैपिटल बन जाएगी। मेरी बात समझ पाए दोस्तों? अब वो उल्टा, इंडिया में विंड एनर्जी से ज्यादा सोलर एनर्जी प्रमोट हुई, तो सरकार ने विंड एनर्जी में पैसा लगाना या प्रोजेक्ट्स ऑफर करना थोड़ा कम कर दिया। जो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स ऑक्शन किए जाते थे उसका मॉडल चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से इस कंपनी को नुकसान हुआ। इलेक्शन वाला साल कौन सा था? 2019 का इंडिया था दोस्तों इलेक्शन। 2018 में इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू में 90% डी ग्रोथ दिखाई, 90%। यानी अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल में किया था तो 2018-19 में सिर्फ 10 करोड़ का रेवेन्यू आया। क्यों? गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बंद कर दिए। प्रमोट तो गवर्नमेंट नहीं करना है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स बंद कर दिया।
सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इस सेक्टर को। अब इस वजह से पिछले कुछ सालों से ये सप्रेशन में चल रहे हैं, इस चक्कर में शेयर का प्राइस गिरता जा रहा है। अब साथ ही आ गई दोस्तों कन्वर्जन मैच्योरिटी की डेट। मैच्योरिटी की डेट पे ये क्या सोच के बैठे थे, लोग कन्वर्जन मांग लेंगे इसलिए पैसा देना नहीं पड़ेगा, पैसा अरेंज करने का भी नहीं सोचा। अब शेयर का प्राइस गिरा हुआ है, बॉन्ड होल्डर्स निकाला हुआ पैसा फंस गए दोस्तों। देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है, बॉन्ड होल्डर कह रहे हैं हमारा प्रिंसिपल वापस करो, आप फंस गए। अब क्या किया, एक और एफसीसी भी रेस किया इनको पे करने के लिए, पुराने वालों को पे करने के लिए। तो पुराने वालों को पे करने के लिए एक और एफसीसी भी रेस किए। अगर ये 3% पे थे तो ये आपके बाद 4% पे मिलेगी, रिस्क ज्यादा है अपनी कंपनी में, तो अब इंटरेस्ट वाला ज्यादा मांगता है। अब आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसे कहते हैं डेट ट्रैप में फंस जाना। एक डेट चुकाने के लिए दूसरा, वो भी हायर रेट पे, आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है और आप फंसते जा रहे हैं उसके अंदर। मेरी बात समझ आई दोस्तों? तो व्हाट इस वजह से इस कंपनी के शेयर का प्राइस कभी नहीं बढ़ रहा दोस्तों। जब तक ये अपने इस चीज का समाधान नहीं करेंगे, ये शेयर का प्राइस गिरता ही रहेगा। अब ये सब क्यों हुआ दोस्तों? बिकॉज दिस डिसीजन वेंट रॉन्ग। जो पैसा अरेंज करने का डिसीजन था कि एफसीसी बी से रेज कर ले, इंडिया में लोन 10% में मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा बाहर से लोन रेज करेंगे, कर लिया, सस्ते में मिला। लेकिन जो सोच के बैठे थे कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, वो हुई नहीं, डेट ट्रैप में फंसते गए। तो क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये डिसीजंस आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं? 100% करते हैं दोस्तों। ये वो डिसीजंस हैं जो एक बार ले लिए तो उन्हें उनसे बचा नहीं जा सकता। हाँ, उन्हें कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? तो आज घर जाके अगर चाहते हैं चीज अच्छी समझ आए, इस कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च मारिएगा, जो मिल जाए, आर्टिकल्स पढ़िएगा, क्या दिक्कत है कंपनी में, तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, मुझे इसलिए पता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है और मैं लॉस में हूँ। आ गया पे, हाँ सॉरी, मैंने 17 में खरीदा था, 240 पैसे का है। बट देन आइडियली मुझे भी एग्जिट मार देना चाहिए था। जब हम इतनी बातें करते हैं तो हमें समझ आना चाहिए ना, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी तो कंट्रोल करना है। बट देन मैं आज भी पॉजिटिव हूँ कि जिस दिन सरकार इस सेक्टर को प्रमोट करने जाएगी, सबसे ज्यादा फायदा इस कंपनी को होगा। हाँ, लॉस थोड़ा ज्यादा हो गया, बट देन स्टिल मुझे आज भी लगता है कि कंपनी अगर अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले और गवर्नमेंट जिस दिन पुश करना चाहेगी, ये सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन रिस्क वाला है आज के टाइम पर। हटा दूं? समझ आया बात दोस्तों? 3 डिसीजन समझ आए? तो अभी तक जो बातें कही उसको रिपीट करते हैं दोस्तों। हमने स्टार्ट किया वैसे ही, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस एक अगला हिस्सा है। लेकिन हम जिस दायरे में हैं, मैं जिस दायरे में हूं, हम नहीं, आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है। मैं जिस दायरे में हूं, आई विल बी टीचिंग यू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 60 मार्क्स का पोर्शन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या था जल्दी से? क्या था फाइनेंशियल मैनेजमेंट? नीचे नहीं देखना है, अपने वर्ड्स में बोलना है दोस्तों, जो आपको याद रह जाए। इट इज द प्रोसेस ऑफ forecasting, planning, organizing, of arrangement and utilization of financial resources of the business, financial objective। ठीक है दोस्तों, वैसे बस एक छोटी सी बात बता दो, वो जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ते हो, उनमें से एक फंक्शन यहाँ नहीं आया। स्टाफिंग होता है ह्यूमन रिसोर्स का, तो फाइनेंशियल रिसोर्स की स्टाफिंग नहीं हो सकती, इसलिए वो फंक्शन यहाँ नहीं आया। राइट ना? इज दैट ओके एवरीवन? तो इस पूरी डेफिनेशन के थ्रू हमने 2 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें करी। कौन-कौन से फंक्शन? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट मतलब पैसा कहां से और कितना लाना है, यूटिलाइजेशन मतलब कहां और कितना लगाना है। Then we move to objectives. Objectives क्या है? Profit maximization और wealth maximization. Profit maximization की कुछ limitations थी। क्या क्या? Short term हो सकता है, right? But और कुछ limitations बोली हमने। Goodwill को impact कर सकता है, business ज्यादा हो जाता है। आप ज्यादा riskier project take कर सकते हो, जिसकी वजह से business के survival में भी चला जा सकता है। और आप सोशल ऐसे कॉस्ट इंकर करते हो जो सोसाइटी को हार्म कर सकती है। मैल प्रैक्टिसेस, लेबर को कम पैसा देना, या प्रोडक्ट क्वालिटी गिरा देना, या सोसाइटी को पॉल्यूट करने वाले जो हमने बातें करी। उसके अलावा और क्या था? प्रॉफिट की लिमिटेशंस। डेफिनेशन वेग थी दोस्तों, सबके अलग मतलब थे उसके, और टाइम वैल्यू मनी के लिए प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। राइट? इन सब लिमिटेशंस की वजह से ही हम कहते हैं
ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब हुआ शेयर के प्राइस को मैक्सिमाइज करना। बेटा कह रहे हैं मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो स्टेक होल्डर्स के लिए काम कर रही है, और स्टेक होल्डर में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव है विच इज शेयर के प्राइस को बढ़ाना। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन इट कैन टू द एक्सटेंट इट कैन बी ओनली अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के दायरे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जब भी डिसीजंस लेते हैं हम फोकस इस एरिया में करते हैं ताकि बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म विजन दिया जा सके, राइट। उसके बाद हमने बात करी 3 तरह के डिसीजंस होते हैं, कौन कौन से? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर कहां और कितना, लॉन्ग टर्म वाला और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। शॉर्ट टर्म नहीं कहूंगा दोस्तों, नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल मींस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बट आप बताइए आप लोगों ने जैसे हमने स्टॉक की बात करी, क्या एक मिनिमम स्टॉक होता था? मिनिमम स्टॉक, हाँ या नहीं? क्या मतलब था उसका? कम से कम इतना स्टॉक हम मेंटेन करेंगे। क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म में मेंटेन करेंगे या थ्रू आउट मेंटेन करेंगे? तो ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए लग गया दोस्तों। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 पीस हमेशा इन्वेंटरी में होने चाहिए, तो क्या 100 पीस जितना पैसा हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया? तो वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाता है। ये पैसा भी बस दोनों में एक छोटा सा ही फर्क होता है। अगर मैं कहूं ये मेरा फिक्स एसेट है दोस्तों, इफ दिस चेयर इज माय फिक्स एसेट देन दिस चेयर इज माय फिक्स एसेट, ये आइडेंटिफाइड चेयर। बट इफ आई से मेरा पैसा इन्वेंटरी में लगा हुआ है, तो मैं माल अपने पास संभाल के नहीं बैठता हूं दोस्तों। ये वाले 100 पीस जाएंगे, दूसरे 100 पीस आएंगे, ये जाएंगे, दूसरे आएंगे। तो दिस इज अ रोटेशनल कैपिटल। फिक्स एसेट रोटेशनल नहीं है, वो स्पेसिफिक एसेट्स हैं, उनकी हस्ती वैसे ही रहेगी, लेकिन इन्वेंटरी में पैसा रोटेट होता रहेगा। ऐसा ही होगा दोस्तों। अगर हम कहीं डेटर्स में पैसा लगा हुआ है, इन लोगों ने उधार लिया है, क्या पूरी जिंदगी यही डेटर रहेंगे? नहीं, इनसे आएगा कोई और डेटर बनेगा, कोई और बनेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। रोटेशनल कैपिटल होती है। फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर से, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो कितना पैसा रेज करना है, कहां से करना है, और डिविडेंड डिसीजन के अंदर जो कमाया उसमें से कितना डिविडेंड पे आउट करना है या कितना रिटेन करना है, राइट दोस्तों। जैसा मैंने कहा हम दो नहीं, इसको 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। इसी के 2 हिस्से होंगे, कैपिटल बजटिंग एक नॉर्मल और एक रिस्क को लेते हुए। उसके बाद एक ये चैप्टर पढ़ेंगे, 2 बड़े यूनिट्स हैं, 3 चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए छोटे-छोटे 3-4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। एक पूरा चैप्टर डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज के ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज के ऊपर। तो ये सब हमारे कोर्स के अंदर होगा दोस्तों। अब जैसा हमने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपका जो सबसे ऊपर का रोल होता है दैट्स नॉर्मली सीएफओ या फाइनेंस डायरेक्टर का, राइट दोस्तों। तो आज के जमाने में सीएफओ क्या काम करता है, क्या-क्या रोल आते हैं सीएफओ के दायरे में, जो भी आपको समझ आता हो। अभी बहुत कुछ बातें हमने कर ली। सीएफओ क्या काम करता होगा, रोल क्या होगा सीएफओ का? पैसे को अरेंज करना, फोरकास्ट करना, फिर अरेंज करना, फिर यूटिलाइज करना, फिर डिविडेंड वाला डिसीजन। ये तो 3 डिसीजन जो हमने बात की वो सब सीएफओ का ही रोल है। और क्या कुछ सोच सकते हो दोस्तों? और क्या? और क्या? आज के जमाना बहुत चेंज हो रहा है दोस्तों, इसीलिए सीएफओ का रोल बहुत चेंज हो रहा है, बहुत डायनामिक हो गया है आज के जमाने में सीएफओ का रोल। तो हम सिर्फ ये सब चीजें पढ़ के नहीं कह सकते बस इतने में ही काम हो गया। टेक्नोलॉजी जो चेंजेस आ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए एक सीएफओ को ही काम करना है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है या नहीं करनी है। खर्चे होते हैं दोस्तों। आप सोचिए ई कॉमर्स कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न, अगर आप उन कंपनीज के सीएफओ हो तो क्या आप ये कह देंगे जैसा वो पुराना मॉडल चलता था, ऑर्डर आएंगे, हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे, ऐसे काम चल जाएगा, या नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा? तो उसके लिए सीएफओ को हमेशा रेडी रहना है दोस्तों, राइट। टैलेंट को भी रिटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे लोग जो मिलते हैं, मार्केट में कंपटीशन ऐसा है दोस्तों, मान लीजिए आप अमेज़न के सीएफओ हैं, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर आपने ग्रूम किया है, फ्लिपकार्ट आता है और उसे डबल सैलरी ऑफर करता है, जान दोगे? भाई एचआर मैनेजर कहता है मैं नया बंदा दे दूंगा, लेकिन क्या नए बंदे को ट्रेन भी करना होगा? तो आपकी जिम्मेदारी है टैलेंट को रिटेन भी करना। अब हम बाकी डिपार्टमेंट्स के टैलेंट को रिटेन नहीं, हमें कम से कम अपने टैलेंट को तो रिटेन करना है जो फाइनेंस वाले हों। उसके अलावा दोस्तों स्टॉक मार्केट से, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो क्या स्टॉक मार्केट में भी रिपोर्ट्स भेजनी होती है? वो सब काम कौन करेगा? हम करेंगे।
सीएफओ की रोल में ही आता है स्टॉक मार्केट से कॉरेस्पॉन्डेंस मेंटेन करना, उन्हें इन्फॉर्म करना टाइमली, जो भी चेंजेस हुए, जो भी रिजल्ट्स आए, वो सब इन्फॉर्म करने का काम सीएफओ के दायरे में आता है। राइट, टैक्सेशन रिलेटेड जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करना। जीएसटी आ गया, हमारी कंपनी में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कौन देखेगा? सीएफओ के दायरे में है दोस्तों। क्या वो इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस को? तो क्या उसका फेवरेबल इम्पैक्ट होगा, क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जीएसटी आने से हम क्या फायदे उठा सकते हैं, वो सब चीजें सोचना और उसे इंप्लीमेंट करवाना बिजनेस के अंदर, वो भी एक सीएफओ के दायरे में आएगा दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन हो रही है, सरकार की पॉलिसीज चेंज हो रही है, सरकार ने बजट में कुछ स्कीम्स अनाउंस कर दी हैं, क्या हम उसका फायदा उठा सकते हैं? तो उस ग्लोबलाइजेशन के फायदे, लिबरलाइजेशन के फायदों के अंदर स्कीम्स बनाना, उस मार्केट में जहां आप सिर्फ अब इंडियन प्लेयर नहीं है, अब आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे ना वर्ल्ड इज वन इकोनॉमी, तो उस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए कैसे कैसे चेंजेस करते हैं, वो सब काम एक सीएफओ के दायरे में आते हैं दोस्तों। इज दैट ओके एवरीवन? उसके अलावा जब हम प्रोक्योरमेंट्स होती है दोस्तों, प्रोक्योरमेंट्स कोई गुड्स की प्रोक्योरमेंट हो, बड़े गुड्स जो होते हैं वहां भी नेगोशिएशन करनी है, वो नेगोशिएशन का रोल भी फाइनेंस मैनेजर ही प्ले करता है। उसके अलावा जब डेट रेज करेंगे दोस्तों, तो बैंक के पास गए हैं, मान लीजिए बैंक कहता है मैं आपको 10% में लोन दूंगा, क्या आप ले लेंगे 10% में या नेगोशिएट करेंगे? हम में से बहुत लोग ये बातें नहीं मानते हैं। हम सब्जी वाले से नेगोशिएट कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कि बैंक से लोन लेना है, वहां नेगोशिएशन, तो हमें लगता है यार ये तो व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं। नहीं भाई, हर चीज में डीलिंग होती है, हर चीज में नेगोशिएशन होती है। यू नीड टू नेगोशिएट इवन विद द बैंकर्स, कि अगर वो 10% कह रहा है, नहीं बॉस दूसरा बैंक 9% देने को तैयार है, तुमसे 8.5 में ही लूंगा, वो सिक्योरिटी ज्यादा मांग रहे हैं, आप सिक्योरिटी में नेगोशिएट करेंगे, नहीं इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। बहुत सारी चीजों में नेगोशिएशन होती है, और ये सारा काम सीएफओ, एक फाइनेंस मैनेजर के दायरे में आता है दोस्तों। राइट, तो रोल जैसे जैसे वर्ल्ड ओपन अप हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और उतना ही वास्ट हमारा रोल होता जा रहा है दोस्तों। इसीलिए हमें पैसे इतने मिलते हैं, हमें अकाउंटिंग करने के पैसे इतने नहीं मिलते हैं, ये बात समझ लीजिए। सिंस वी आर अकाउंटेंट्स, दैट्स व्हाई वी आर पेड मोर, इट्स अ मिथ। अकाउंटिंग की स्पेशलाइजेशन भी जरूरी है, लेकिन उसके अलावा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है हमारी, वो हमें असली वैल्यू देती है। डिसीजन मेकिंग के लिए वैसे आप एक एरिया पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉस्टिंग पढ़ा था। कॉस्टिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत सारी ऐसे एरिया पढ़े जहां पे डिसीजन मेकिंग, सेलिंग प्राइस फिक्स करना, ये सब बातें पढ़ी हैं आप लोगों ने दोस्तों। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए डिसीजंस वगैरह, वो सब भी डिसीजन मेकिंग थी। यहां भी डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये पूरा सब्जेक्ट सिर्फ डिसीजन मेकिंग के अराउंड रिवॉल्व करेगा, डिसीजन मेकिंग और उसके लिए किए जाने वाले एनालिसिस। क्या आप लोगों ने फाउंडेशन में रेशियो एनालिसिस नाम का चैप्टर पढ़ा था? पूरा डिट्टो कॉपी पेस्टेड चैप्टर यहां पढ़ेंगे दोस्तों, एनालिसिस, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए एनालिसिस करने की जरूरत है, तो वो सब चीजें यहां पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।